यू सो मच सर, इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया। और सबसे शुरुआती दौर से ही शुरू करते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं, एडवांस की तरफ जाते हैं। आपने हमारा इंट्रोडक्शन तो सुन लिया है, पर दो लाइन में हम अपने बारे में भी कुछ कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि खुद को मनाने का हुनर भी मुझको आता है, मैं वो छोटा सा बंदा हूं जिसके घर समंदर भी चलकर आता है। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र सिंह तोमर, आप सभी का स्वागत है एग्जाम शाला की स्पेशल सीरीज, जिसमें हम लोग वेबिनार कर रहे हैं और बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। इसी में आपके कॉलेज अमरौली कॉलेज यानी अपने कॉलेज में ये इनिशिएट लिया गया है और आप सभी तक इन्हीं के माध्यम से हम पहुंचे हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे छोटे से लेके बड़े पॉइंट के बारे में। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने और 10th में कितनी परसेंटाइल बनी, ये सब रोल प्ले बाद में करेगा। पहले रोल प्ले करेगा कि करियर में आगे क्या करने वाले हैं। उसी करियर को आगे बढ़ाने के लिए, यानी करियर में बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहां तक आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं और पर आपने नहीं किया है, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कहूंगा कि ये वेबिनार रिपीटेड आपको नहीं मिलेगा, ये वेबिनार रिपीट टेलीकास्ट में नहीं है। आप लाइव में रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट। शुरू करते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ आप समझेंगे आज इस वेबिनार में, इस पैनल के ऊपर। मेरा नाम हरेंद्र सिंह तोमर है और मैं बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीजें बताऊंगा। आज हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में किस किस सेक्टर की बात करेंगे, तो हम लोग सिविल सर्विसेज में यूपीएससी जीपीएससी की बात करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, आरबीआई की बात करेंगे। कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हम लोग आईबीपीएस, क्लेरिकल, पीओ एंड आरआरबी की बात करेंगे। और साथ में कुछ प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट में इस समय धूम मचाए हुए हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। मेरी दर्शकों से दरख्वास्त है कि प्लीज जुड़े रहिए, फिर से सेशन नहीं मिलेगा। पर हमेशा मेरी आदत है, कहीं भी कभी भी शुरू करने से पहले एक कहानी आपको सुनाता हूं। एक कहानी है एक इंसान की जो अपने ही गांव में रहा करता था। गांव से काफी दूर पर एक मंदिर था, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर था। सब लोग मंदिर जाते थे, ये कभी नहीं गया। किसी ने इसको भी सजेस्ट किया कि आपको भी मंदिर जाना चाहिए। इसने बोला कि मैं चला तो जाऊंगा, पर आते समय धूप बहुत लगती है और मुझे धूप से एलर्जी है, तो मैं क्या करूं। बोले आप रात के वक्त निकल जाओ, अर्ली मॉर्निंग में रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि पैदल ही तो जाना है। इसने विचार किया और रात के वक्त अपने घर से टॉर्च उठाई और गांव से बाहर निकल गया। जब रास्ते में जा रहा था तो मंदिर वाले रास्ते में जैसे इसने टॉर्च जलाई तो देखा घनघोर काला अंधेरा है और इस काले अंधेरे में इसको 10 कदम से ज्यादा दिख नहीं रहा। इसने सोचा कि यार 10 कदम से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लाखों कदम चलने हैं, तो इस नन्ही सी टॉर्च के सहारे में कब तक चलूंगा। रुक गया और इंतजार करने लगा सुबह होने का। सोचने लगा सुबह होगी तो मैं जाऊंगा। इंतजार कर रहा था गांव के बाहर कि देखा एक बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ में एक छोटा सा दीपक लेके मंदिर की ओर चला जा रहा है। उससे पूछा, बूढ़े व्यक्ति से इस इंसान ने पूछा कि जनाब आप कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं मंदिर जा रहा हूँ। बोले आप मंदिर जा रहे हैं, आप बेवकूफ हैं, आपके दीपक के उजाले से 1 कदम से ज्यादा दिखता नहीं हो और आप मंदिर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लाखों कदम चलने का प्रयास कर रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोला कि जनाब मैं नहीं बेवकूफ, आप हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1 कदम से ज्यादा कोई चला है क्या? और जैसे ही मैं 1 कदम को खत्म करता हूं, दूसरा कदम खुद ब खुद उजाले में होता है। और तेरे पास तो ऐसी टॉर्च जिससे 10 कदम तक दिखाई देता है। तू रुक क्यों गया? इंतजार क्या कर रहा है? किस चीज का इंतजार कर रहा है? चल मेरे साथ, तेरे को बहुत कुछ मिलेगा। इंसान कैलकुलेटिव होता है। जीवन में जब आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं तो 2 प्रकार के इंसान है। पहला इंसान है जिसको मंजिल साफ नजर आती है, दूसरा इंसान है जिसको मंजिल में आने वाली प्रॉब्लम पास नजर आती है। जो प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी खोजते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम ढूंढते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आज गवर्नमेंट जॉब के बारे में डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी चाहिए। पहला क्वेश्चन जो बच्चे मेरे से अक्सर डिस्कस करते हैं कि सर गवर्नमेंट जॉब क्यों गवर्नमेंट जॉब? तो एक बात समझिए, इस समय आप ग्रेजुएशन के उस मुकाम पर हैं कि 1-2 साल के अंदर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे और मार्केट में आप अपने लिए यानी अपने अनुसार एक जॉब ढूंढने का प्रयास करेंगे, या फिर आप मास्टर करेंगे, या पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर आगे जाके पीएचडी का प्लान करेंगे, या फिर आप प्लान कर रहे होंगे सीएस का या किसी कंप्यूटर कोर्स का। ये सब मत करिए, मैं बता रहा हूं क्या करिए। अगर आप इस समय मार्केट में हैं, आप जॉब ढूंढने जाएंगे, सर 10 से 15 हजार की जॉब नहीं मिलेगी आपको, इससे ज्यादा की जॉब कोई मार्केट में आपको देगा नहीं। और आपको यहां से यहां तक, मतलब अगर 70,000 पर मंथ चाहिए सर, तो यहां से यहां तक जाने में कम से कम 4 से 5 ईयर लग जाएंगे।
अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप जान रहे होंगे कि आपके आस पड़ोस आपके पापा भी अगर प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे तो मार्केट में उन्हें 10 साल दिए होंगे तब उनकी सैलरी आज 70,000 होगी। मुश्किल है तो भी होगी, पर यह सफर आप केवल 1 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। यह सफर आप 1 साल में तय कर सकते हैं। आपको ये वाला रास्ता नहीं चुनना है। प्राइवेट सेक्टर में आपको पूरी हायरार्की फॉलो करके ऊपर तक जाना है और गवर्नमेंट जॉब में केवल डायरेक्ट ऊपर जाना है। आप 1 ईयर के अंदर 180,000 की बात करेंगे। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैनेजमेंट के एक स्पेशल कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं जहां P+P का फॉर्मूला चलता है, पैसा प्लस पावर दोनों का फॉर्मूला चलता है। आज कोरोना जैसी महामारी में हर आदमी एक नौकरी ढूंढ रहा है, हर एक बंदा एक प्राइवेट सेक्टर की तलाश, प्राइवेट सेक्टर में अपनी नौकरी को छोड़कर दूसरी जगह ट्राई कर रहा है क्योंकि ऑफिस वालों ने कह दिया काम करना है तो करो, पैसा नहीं है। आज प्राइवेट टीचर मारे मारे घूम रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? माहौल बदल गया। माहौल बदल गया, आपने अपने आप को पहले से सिक्योर नहीं किया, यही प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है कि प्राइवेट ने ना आज तक दी हो, ना आप कभी देगी। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब एक करियर बहुत बनाना जरूरी है और वो गवर्नमेंट जॉब में अब अगर यही हम पूरा टाइम 1 ईयर यहां दे दें, हम मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन पे फोकस ना करके अपने आप को पूरा डाइवर्ट कर दे, केवल 1 से 1.5 साल पूरी मेहनत लगा दें किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो यकीन मानो कि सर आप एग्जाम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे एग्जाम? मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। 1 साल के अंदर अगर आपने ठान लिया तो आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप अगर बैंक और एसएससी और जीपीएससी और रेलवे एग्जामिनेशन की सोच रहे हैं तो ये 6-8 महीने में भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। पर एक चीज का याद रखिए, लाइफ में संघर्ष तो रहेगा। आप सोचे कि ये जर्नी में परेशानी नहीं है, सर परेशानी है। आज आप कैलकुलेटिव बनते हैं, 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में 50,000 का इन्वेस्टमेंट छोड़ देते हैं। ये बात जान लीजिए, जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे आउटपुट नहीं आएगा। आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट करते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, पर ब्रेन को कंडीशनर नहीं करते। कभी ब्रेन के लिए कभी 1 रुपया खर्च नहीं करते सर आप ब्रेन के लिए, और आप अपनी ब्रेन की वजह से ही आज हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन पर काम करते हैं, उनका ब्रेन बहुत तेज चलता है। तेज आपका भी चलता है। वैसा नहीं है कि आप सो जाते तो आपका ब्रेन रुक जाता है, नहीं सर, ब्रेन आपका भी चल रहा है, ब्रेन उनका भी चल रहा है, लेकिन आपका अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन पर काम कर रहा है, उनका ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने दिमाग में ऐसी इंफॉर्मेशन डाल के रखी जिससे आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव आ नहीं सकता। अगर आप जीवन में पॉजिटिव और निगेटिव को पहचान लिए, यानी पॉजिटिव का बीज लगा दिए तो पॉजिटिव के फल मिलेंगे, निगेटिव का बीज लगा दिए तो निगेटिव के फल मिलेंगे। आपको यही समझना है कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन 1 साल में हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए, हमारे यहां से नहीं सर, घर से भी बच्चे क्वालिफाई करते हैं। आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी घर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले पूरी इंफॉर्मेशन आप जान लेते हैं। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? पहली चीज मिलेगी सर टाइम पर सैलरी। कोरोना हो, कोई भी दिक्कत हो, टाइम पर सैलरी मिलेगी, और टाइम पर सैलरी मिलने के बाद इंक्रीमेंट टाइम पर होगा। दूसरी चीज है प्रमोशन प्रक्रिया। सर आपका प्रमोशन किसी की सिफारिश और किसी के काम को कम देखते हुए नहीं किया जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आपका प्रमोशन होगा। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फीमेल क्राइटेरिया से हैं, आप फीमेल कैटेगरी से हैं, फीमेल कह सकते हैं जोन से हैं, तो आपके लिए गवर्नमेंट स्पेशल फैसिलिटी देती है कि अगर आप इस समय सूरत में हैं, किसी भी शहर जहां पर आप बैठकर मुझे सुन रहे हैं, उस शहर में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और आपकी शादी हो गई और आप अपने स्टेट से भी ट्रांसफर हो गए और सेंट्रल की जॉब में है, तो आपको नई नौकरी नहीं ढूंढना है, उसी में ट्रांसफर मिल जाएगा 1 मंथ के अंदर आपके नियरेस्ट ब्रांच में। सबसे अच्छी फैसिलिटी। तो और इसके बाद उससे अच्छी फैसिलिटी है कि भैया कोरोना चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, मार्केट में जीएसटी भी लग रहा है और इन्फ्लेशन भी है। आपको ये सब नहीं पता कि ये सब क्या होता है, आपको इन सब के बारे में नहीं पता। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने उतना रिसर्च नहीं किया, या उस फील्ड में आप नहीं है। पर गवर्नमेंट को ये बात पता है कि मार्केट में इस समय जीडीपी ग्रोथ कम है, मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसीलिए गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को कभी नहीं छोड़ती है। सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट जॉब चीज है कि जॉब सिक्योरिटी आपकी रहेगी। कोरोना जैसी महामारी में आपको नई नौकरी नहीं ढूंढना है, गवर्नमेंट आपको रखे है। क्यों रखे गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट को चलाने का काम गवर्नमेंट थोड़ी करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते हैं। आपके घर में किसी को पता चल गया कि आपको भूख बहुत लगती है और आपको टाइम पर खाना देता है, तो आप यकीन मानिए फिर आप कभी भी उस बंदे को छोड़ने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि वो आपकी केयर करता है। ऐसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट की केयर करते हैं। टैक्स ऑफिसर होगा, टैक्सेशन डिपार्टमेंट होगा, कस्टम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के पास 59 डिपार्टमेंट है, रॉ से लेके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। इन 59 डिपार्टमेंट में इस समय आप फॉर्म भर सकते हैं। आज चाहे आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब देती है, प्राइवेट जॉब नहीं देती। तो आप कहेंगे सर गवर्नमेंट जॉब के लिए तो फिर मास्टर चाहिए पड़ेगा।
तो हम कह देंगे कि मास्टर नहीं चाहिए। तो सर गवर्नमेंट के लिए 60% तो फिर चाहिए ही पड़ेगा, तो नहीं चाहिए तो सर कंप्यूटर कोर्स चाहिए पड़ेगा, कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए पड़ेगा, ट्रिपल सी चाहिए पड़ेगा, नहीं चाहिए पड़ेगा। मतलब मास्टर भी नहीं चाहिए, 60% भी नहीं चाहिए, कंप्यूटर कोर्स भी नहीं चाहिए, टैली का सर्टिफिकेट तो चाहिए पड़ेगा, नहीं चाहिए पड़ेगा, ओ लेवल सर्टिफिकेट तो चाहिए पड़ेगा, नहीं, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो कहेंगे कि नहीं। तो फिर सर अब क्या ऐसा चाहिए जिससे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? सर आपके दिमाग में दो प्रकार की जॉब बसी है, एक जॉब है ऑफिसर की और एक जॉब है क्लर्क की। अगर आप क्लेरिकल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो 10th बेसिस और 12th बेस पर फॉर्म भर सकते हैं। बस मैं फिर रिपीट करता हूं, सेंट्रल की और स्टेट की क्लेरिकल की जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 10+2 पर अप्लाई, यानी 10th और 12th दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी मिनिमम 18 साल चाहिए। बस दिस इज अ एज क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया, और दिस इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और ऑफिसर की रैंक में, ऑफिसर की में सर ग्रेजुएशन। सर कौन सा ग्रेजुएशन? तो एनी ग्रेजुएशन, बीबीए, बीसीए, बीएससी, एमएससी, आईटी, जो भी आपने कर रखा है, एग्रीकल्चर, कोई भी डिग्री, केवल डिग्री चाहिए, मास्टर नहीं चाहिए। और डिग्री में परसेंटाइल सिर्फ पास चाहिए। यू कैन अप्लाई, मिनिमम एज 20 ईयर, मैक्सिमम एज डिपेंड ऑन द वेरिएशन ऑफ द जॉब। मैक्सिमम एज 30 साल समझ लेते हैं। 30 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सोचिए, 30 साल के बाद आप पीजी कर सकते हैं, 30 साल के बाद मास्टर कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते, पर 30 साल के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते। आज मैं बता दूं, जितने लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनमें से 30% लोगों का फोन सूरत में वो ने हमारे पास आया और हमसे कहा सर कोई गवर्नमेंट जॉब आए तो मुझे बता। कई लोग हमारे यहाँ एडमिशन ले लिए। अब इसके पीछे रीजन क्या रहा? मार्केट बदला तो वो खुद को बदलने में लग गए। गलत सर, मार्केट बदला था पहले ही, पर आपने नहीं बदला। आप जानते हैं कि डायनासोर बहुत बड़े थे, इंसान को भी खा जाते थे, पर आज वो खत्म हो गए और इंसान जाग रहे हैं, चल रहे हैं और जी रहे हैं। जानते हैं कैसे? उन्होंने अपने आप को, यानी डायनासोर ने अपने आप को मौसम के अनुसार, इन्वायरमेंट के हिसाब से परिवर्तित नहीं किया। इंसान अपने आप को हमेशा परिवर्तित करता गया, और जैसे हम चेंज करते गए तो मार्केट में रोटेशन के हिसाब से खुद को रोटेट करते चले गए, आगे बढ़ गए। मार्केट यानी इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो इन्वायरमेंट आपको बदल देगा, आपको इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलना ही पड़ेगा। अब सर क्या जिंदगी भर गवर्नमेंट जॉब करें? नहीं सर, कौन कह रहा है जिंदगी भर करें? सर 10-15 साल गवर्नमेंट जॉब करें, एक्सपीरियंस उठाएं, सैलरी उठाएं, उसके बाद प्लॉटिंग करें अपनी करियर में, कुछ भी करें, बिजनेस करें, बिल्डर बने, बड़ी सी चीज जो आपके दिमाग में पहले से चल रही थी, पहले गवर्नमेंट जॉब ले, अपने आप को सिक्योर करें, मार्केट में पैसा, सोसाइटी में पावर बताएं, इसके बाद ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन बाद आराम से चेंज करें, स्विच करें और कुछ नया करें। पर उसके पहले सिक्योरिटी 2-4-10 साल की होना जरूरी है। जितना आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जितना आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, वो ग्रेजुएशन में पढ़ाई आपकी पूरी काम लग जाएगी। यहां पर आप कहेंगे कैसे सर? बस केवल स्टडी नहीं, स्टडी में जो पैटर्न आपने फॉलो किया, बस वही पैटर्न आपको यहाँ फॉलो करना। आप कहेंगे सर सरकारी नौकरी इतना आसान थोड़ी है, अगर इतना आसान होता सरकारी जॉब तो कोई भी सरकारी जॉब ना ले लेता। तो पहले आसान जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब किस किस प्रकार की होती है। गवर्नमेंट जॉब होती है 2 प्रकार की। आप कहेंगे 2 प्रकार की कैसे? क्योंकि 2 प्रकार की गवर्नमेंट भी होती है। एक प्रकार की गवर्नमेंट जो सेंट्रल को लीड करती है और एक प्रकार की गवर्नमेंट जो स्टेट को लीड करती है। सेंट्रल का मतलब हम कहाँ हैं इस समय? हमें इंडिया में। और स्टेट का मतलब हम कहाँ हैं? गुजरात में। हम इंडिया की जॉब, सेंट्रल की जॉब, गुजरात की जॉब, स्टेट की जॉब, 4 प्रकार की नौकरी है। कौन कौन से प्रकार की? प्रकार नंबर 1 यानी टाइप नंबर 1, क्लास ए क्लास 1 की जॉब, क्लास बी क्लास 2 जॉब, क्लास सी क्लास 3 जॉब और क्लास डी मतलब क्लास 4 की जॉब। ये जो ऊपर की जो दो जॉब दिख रही हैं आपको, जो ऊपर की 2 जॉब दिख रही हैं, इट्स ऑफिसर जॉब, और नीचे की जो जॉब दिख रही है वो क्लेरिकल जॉब। ऊपर की जो जॉब दिख रही है वो ऑफिसर रैंक की है, और नीचे जो जॉब दिख रही है वो असिस्टेंट और असिस्टेंट ऑफ ऑफिसर के क्लर्क की जॉब है। ऊपर की 2 जॉब है यानी 1-2 की जॉब सेंट्रल एग्जामिनेशन में निकलता है तो यूपीएससी फॉर्म निकालता है, और स्टेट एग्जामिनेशन में निकलता है तो जीपीएससी निकालता है। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1-2 का फॉर्म निकालता है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1-2 का फॉर्म निकालता है सेंट्रल में। अगर यही क्लास 3 एंड क्लास 4 का जॉब निकलता है स्टेट लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर क्लास 3 और क्लास 4 का जॉब निकालता है GSSB, गुजरात गौड़ सेवा पसंदीदा मंडल बोर्ड, सुना होगा।
और यही अगर सेंट्रल में निकलता है तो निकालता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कुछ नहीं करना है। गुजरात और सेंट्रल मतलब स्टेट और सेंट्रल में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस इतना समझना है 4 प्रकार की नौकरी है। अगर ये 2 प्रकार की ऑफिसर की सेंट्रल में आती तो यूपीएससी, और वही अगर स्टेट में आती तो जीपीएससी। अगर सर हम एमपी से तो एमपीपीएससी, यूपी से मुझे सुनना है तो यूपीपीएससी, महाराष्ट्र से सुनना है तो एमपीएससी। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट राज्य बनाए हुए, उनके लिए अलग अलग बॉडी कंडक्ट कराती है एग्जामिनेशन। इट्स दीज आर बॉडीज। क्लियर है? अगर ऊपर के राउंड यानी ऑफिसर रैंक की तैयारी करनी है तो हमें तैयारी कुछ नहीं करनी, हमें तैयारी करनी है केवल क्लास 1-2 की तैयारी। अब वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, 90% सिलेबस मैच करता है। बचा हुआ जो सिलेबस है यानी जो रिमेनिंग सिलेबस है वो स्टेट और सेंट्रल पर वेरी करेगा। इसके बाद स्टेट लेवल पर क्लास 3 एंड क्लास 4 बिल्कुल सिमिलर सब्जेक्ट रहेंगे। क्या पैटर्न, क्या एग्जाम, कितनी क्वालिफिकेशन, हम सब बताएंगे। पर उससे पहले आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप कर देते हैं। आप कहेंगे कि सर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में लाखों फॉर्म डालते हैं, मुझे सीट कैसे मिलेगी? मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। आज से कुछ दिन पहले मैं पुणे में था। पुणे और महाराष्ट्र मतलब पूरे महाराष्ट्र को मैं लीड कर रहा था एज अ क्लस्टर हेड। बहुत सारे एडमिशन हो रहे थे तो एक एडमिशन बच्चे ने लिया, हमारे पास आया और बोला कि सर एडमिशन चाहिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए इसने फॉर्म भरा, पिताजी के साथ एडमिशन लिया और उस समय वैकेंसी थी 15,000। 15,000 वैकेंसी के लिए ट्रेन में चलाने के लिए असिस्टेंट की जॉब होती है। वो असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब के लिए अप्लाई करता है। अप्लाई करने के 1 हफ्ते बाद जब फॉर्म भरे जाते हैं तो 65 लाख बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। 65 लाख कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एएलपी एग्जामिनेशन। अब जब 65 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उन 65 लाख बच्चों का फॉर्म देखकर उनके पिताजी मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मेरे बच्चे ने आपके यहाँ एडमिशन लिया था, मुझे कैंसिल कराना है, पैसा रिफंड कर दो। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या हुई? टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा। बोले नहीं ऐसा नहीं है, बस अब हमें नहीं पढ़ाना है बच्चे को। हमने कहा बताइए क्यों? बोले फॉर्म बहुत ज्यादा डाले हैं, वैकेंसी बहुत कम है, मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने कहा सर बस एक कहानी सुनाता हूं सिलेक्शन। बोले कहानी नहीं, आप कहानी बहुत सुनाते हैं। हमने कहा कहानी से कनेक्टिविटी बनती है, सुनिए सर। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि मेरे साम्राज्य में दूध का कुआं होना चाहिए। एक दूध का कुआं बनवाएं और सारे लोगों से कहें, गांव वालों सबको 1-1 बाल्टी दूध डालना है। शाम के वक्त अनाउंसमेंट हुआ कि कल राजा इस कुएं को देखने आएंगे, इसमें दूध ही भरा होना चाहिए। रात के वक्त सब लोग गए, 1-1 बाल्टी चल डाल के चले आए, कुआं भर गया। सुबह का वक्त हुआ, कुएं को देखने के लिए राजा प्रजा सब लोग जा रही थी। पीछे की तरफ प्रजा में बातें होने लगी कि राजा आप दरवाजा खोलेंगे, कुआं पूरा दूध से भरा होगा, कितना अच्छा महसूस होगा। तभी एक इंसान बोला कि पढ़े लिखे और ना पढ़ में यही फर्क है। पढ़े लिखे मतलब मैं 5 तक पढ़ा हुआ हूं और आप लोग नहीं पढ़े हुए हैं, तो सब लोग बेवकूफ की तरह 1-1 बाल्टी दूध डाल कर आए और मैं चुपके से 1 बाल्टी पानी डाल कर आया। दूसरा इंसान बोला कि जनाब मैं जानता हूं कि मैं अनपढ़ हूं, पर तुमसे ज्यादा बेवकूफ नहीं हूं। तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुमने 1 बाल्टी पानी डाला है, अपन थोड़े कम पढ़े हैं इसलिए अपन ने 2 बाल्टी पानी डाला। ऐसे ही सुनते 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 दरवाजा खुला और देखा कि कुआं दूध से नहीं पानी से भरा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपके बगल वाला भी सोच रहा है। मैंने अंकल को रिक्वेस्ट किया कि भैया ऐसा मत करिए, आपके बच्चे का सिलेक्शन होगा, आप एडमिशन रहने दीजिए। यही वैकेंसी, यही फॉर्म जब एग्जाम टाइम आया तो यही फॉर्म में बच्चे, केवल 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देने गए। केवल 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देने गए। ओनली 1.5 लाख एग्जामिनेशन में अपीयर हुए और गवर्नमेंट ने वैकेंसी को बढ़ाकर 32,000 से ज्यादा कर दिया। इन 32,000 वैकेंसी के लिए 1 लाख बच्चा अपीयर हुआ। स्टेज 1 का, इसको बोलते कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को टेस्ट नंबर 1 में सारे बच्चों को पास कर दिया गया। और आज मंगलेश मिश्रा इस समय असिस्टेंट लोको पायलट मुंबई में जॉब कर रहे हैं। हमने मुस्कुरा के उनके पिताजी से कहा कि जीवन में जैसा आप सोचते हैं बगल वाला भी वैसा ही सोचता है। गवर्नमेंट में कंपटीशन बाहर से दिखता है पर अंदर से ऐसा है नहीं। पढ़ने वालों के लिए कंपटीशन है ही नहीं। कंपटीशन है क्या? मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश ही तो पढ़ना है। जब आप अकाउंट, ऑडिट, बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ के, क्लासेस करके, ट्यूशन करके, कॉलेज में मेहनत करके 50-60% ले आते हैं, तो क्या यहाँ 40%, 42% नहीं ला सकते? केवल 30-40% अगर रिजल्ट आप बनाते हैं तो आप गवर्नमेंट में होते हैं। मेरी गारंटी है इस चीज की। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि सर हमें वैरायटी बताइए, कितनी जॉब है और क्या क्या वैरायटी है। तो वैरायटी में भैया हमारे पास बहुत सारी जॉब है, पर बैंकिंग सेक्टर का बहुत माहौल चलता, बहुत क्रेज है बैंकिंग सेक्टर का। तो पहले बैंकिंग सेक्टर बता देते हैं। देखो बैंकिंग सेक्टर में कुछ नहीं,
दो प्रकार की जॉब है, एक है पीओ की, एक है क्लर्क की। आप बोलेंगे पीओ मतलब, जब आप ब्रांच में जाते हैं ना तो आप बहुत सारे लोग देखते हैं, वो टेलर होते हैं। टेलर वो कपड़े सिलने वाला नहीं, ये टेलर जो होता है, ये टेलर होता है केवल कैशियर, कैश हैंडलिंग का काम करने वाला, यानी ऑपरेशन का काम करने वाला। इसी को असिस्टेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। यही कैशियर की जॉब आती है क्लर्क के नाम से। जब आपका काम क्लर्क से नहीं बनता है तो आप ऑफिसर की तरफ जाते हैं, उस ऑफिसर का नाम होता है असिस्टेंट मैनेजर या पीओ। मतलब बैंक में दो प्रकार की जॉब है, पीओ की और क्लर्क की। पर भरेंगे कि फॉर्म कैसे? बस बैंक की जॉब के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया, बैंक की जॉब के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 20 ईयर है, वेरी गुड, और मैक्सिमम है 30 ईयर। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 साल ज्यादा, एसटी एससी से हैं तो 5 साल ज्यादा। अब अगर सर हमें इसको फॉर्म को भरना है, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो ग्रेजुएशन पूरा होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में कौन सा ग्रेजुएशन सर? पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन का मतलब है जो इस समय आप कर रहे हैं। क्या सर हम ग्रेजुएशन के साथ तैयारी नहीं कर सकते? डिफरेंट थिंग है। तैयारी और सिलेक्शन, तैयारी पेपर, तैयारी एग्जाम, तैयारी अपीयरिंग, ये बहुत डिफरेंस है। तैयारी का मतलब है आप पहले से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। क्यों पहले से कर रहे हैं? यूपी बिहार राजस्थान से आईएएस ज्यादा क्यों बनते हैं? रीजन 12th के बाद ही तैयारी शुरू कर। यहाँ ग्रेजुएशन चल रहा है, यहाँ तैयारी चल रही, दोनों कंप्लीट हुए, सिलेक्शन हो गया। और हमारे यहाँ यानी गुजरात में अपन क्या करते हैं, हम लोग लेट शुरू करते हैं, ग्रेजुएशन का इंतजार करते हैं। मान लो यू आर ग्रेजुएट, डू यू हैव जॉब? नो सर, यू डोंट हैव जॉब। व्हाई? क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं ग्रेजुएशन का होने का। नहीं सर, आप अभी से तैयारी करें। बारिश में भीग जाने के बाद छाते को निकाल कर लगाने का कोई मतलब नहीं है, पहले से निकाल कर लगाइए। बारिश का अनुभव हुआ, छाते को खोल लो और लगा लो। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लाइफ। आपकी आने वाली सारी प्रॉब्लम का पहले से सॉल्यूशन रख लिया तो जीवन बहुत अच्छे जाने वाला है। आगे डिस्कशन करते हैं हम। आगे डिस्कशन में हम बताने वाले हैं कि क्लेरिकल और पीओ के लिए क्या अपीयरेंस है। अगर आप क्लेरिकल के लिए जाने चाहते हैं तो राउंड 1 राउंड 2 देना पड़ेगा। पीओ के लिए जाना चाहते हैं तो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 देना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर क्या राउंड 1 क्या राउंड 2? इसको बोलते हैं पेपर। पेपर 1 को प्री, पेपर 2 को मेंस, सिलेक्शन। यहां पर पेपर 1 को प्री, पेपर 2 को मेंस और सिलेक्शन। इंटरव्यू भी है पीओ में, क्लेरिकल में नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट के क्लेरिकल विभाग में अब इंटरव्यू राउंड नहीं है। अब इसके लिए सर प्री का मतलब, प्री में आते हैं बेटा 3 सब्जेक्ट, मेंस में आते हैं 5 सब्जेक्ट। इन 3-5 सब्जेक्ट का एक एमसीक्यू पेपर होता है 100 मार्क्स का, सिलेक्शन से 200 मार्क्स का, सिलेक्शन तो सिलेक्शन। यहां पर 100 मार्क्स का, सेम सब्जेक्ट सेम है सर, पैटर्न बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस इंटरव्यू ऐड होगा, बात खत्म। समझ रहे? अब कैसी जॉब आएंगी वो बताएंगे, पर उससे पहले ये जान लें कि प्री और मेंस 3 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का एमसीक्यू सिलेक्शन। यहां पर प्री और मेंस 3 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट मेंस सिलेक्शन। क्या है 5 सब्जेक्ट, क्या है 3 सब्जेक्ट? उससे पहले किस किस नाम से जॉब आती है? आपने देखो आरबीआई की 2 जॉब सुनी होंगी, एसबीआई की 2 जॉब सुनी होंगी, आईबीपीएस की 2 जॉब सुनी होंगी, आरआरबी की 2 जॉब सुनी होंगी। बस इतनी चीज समझ लें। आरबीआई सेंट्रल बैंक है जो पूरे बैंकों को रेगुलेट करती है। एसबीआई गवर्नमेंट बैंक है। क्या ये सारी गवर्नमेंट बैंक है? नहीं, ये गवर्नमेंट बैंक है, ये नेशनलाइज्ड बैंक है। बोलेंगे नेशनलाइज्ड मतलब ऐसी बैंक जो पहले प्राइवेट थी, अब उन्हें गवर्नमेंट ने कन्वर्ट करके गवर्नमेंट बैंक बनाया। दिस इज कॉल्ड राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी नेशनलाइज्ड बैंक। और नेशनलाइज्ड बैंक का आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है। डिटेल में जानने के लिए हम और भी बता देंगे। 2, 4, 6, 8 वैकेंसी बैंक की, और एकदम बैंक के रूबरू मतलब हूबहू पैटर्न फॉलो करता है इंश्योरेंस के 4 सेक्टर, यानी 8 वैकेंसी इसकी। टोटल वैकेंसी अगर हम तैयारी बैंक की कर रहे हैं तो टोटल वैकेंसी बैंक प्लस इंश्योरेंस की टोटल वैकेंसी साल में लमसम 16 आती है। और इन 16 जॉब के लिए आपको क्या पढ़ना है? बहुत आसान से देखना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। इसको कर डाला लाइव जिंगा लाला। 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पहले राउंड में, दूसरे राउंड में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। मतलब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान है। आप कहेंगे कैसे योगदान है? गवर्नमेंट 2 प्रकार के एग्जाम लेता है, एक वनडे एग्जामिनेशन, एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विसेज हफ्ते भर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, इसके स्कीम यानी स्केड्यूल वाइज चलता है पेपर। पर बैंकिंग का क्या होता है, एसएससी का क्या होता है? एग्जाम का फॉर्म आया, फॉर्म दिया आपको, 23 तारीख को एग्जाम है, सिलेक्शन, बस एग्जाम देना, एक दिन में एग्जाम खत्म। इसको बोलते हैं वन डे एग्जाम। और कौन से है सर वनडे एग्जामिनेशन में? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है
और रेलवे एग्जामिनेशन है जो वनडे एग्जामिनेशन में काउंट होते हैं। क्या है सर? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उससे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जान लें, उससे पहले यह जान लें कि आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी क्यों करेंगे। आपको कोई भी डाउट रहे अपने कमेंट बॉक्स में डालते जाएं, हम तक डाउट पहुंच जाएंगे। आप बैंकिंग की जॉब की तैयारी क्यों करें? घर में प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप 6 से 8 महीने के अंदर नौकरी चाहते हैं तो बैंकिंग की तैयारी करें। घर में थोड़ी परिस्थिति ठीक है, आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब एसएससी रेलवे की तैयारी करें। आप बैंक और एसएससी की कंबाइन तैयारी कर सकते हैं अभी से चाहें तो परेशानी आएगी नहीं। अब पैसा है घर में, थोड़ा सा समय है, घर वाले चाहते हैं कि बच्चा बहुत प्रोग्रेस कर जाए, तब आप तैयारी करिए यूपीएससी की। इसमें कम से कम 2 साल आपको देने पड़ेंगे। मतलब क्लियर है, घर में प्रॉब्लम है तो बैंक एसएससी करना है, प्रॉब्लम थोड़ी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो यूपीएससी करना है या जीपीएससी करना है। एसएससी क्या है सर? व्हाट इज एसएससी? पर उससे पहले एक धमाकेदार चीज देखिए सर, बैंक में पूरा ग्रेजुएट होंगे ना तभी फॉर्म भर पाएंगे, पर एसबीआई पीओ एंड क्लर्क 2 जॉब है। एसबीआई पीओ एंड क्लर्क रिक्वायर्ड गवर्नमेंट जॉब, रिक्वायर्ड ओनली टी बाई कैंडिडेट। मतलब आप लास्ट ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जॉब के लिए। हर बार दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में जॉब आती है, जून जुलाई में इसका एग्जाम होता है। जब तक आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तब आप जॉब ले सकते हैं। एग्जाम्पल, इस समय अगर आप टीवाई में हैं तो फरवरी मार्च में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी आएगी, इसका एग्जाम जून में होगा और इस एग्जामिनेशन के लिए आप अभी से अपीयर हो सकते हैं। उसमें ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं ग्रेजुएशन के साथ, और आप इंतजार कर रहे हैं। फिर इंतजार करने वालों को क्या मिलता है? जो मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में मेहनती लोग बहुत सारे हैं और दिखावटी लोग उससे भी ज्यादा हैं। तो दिखावटी नहीं, मेहनती बनना है और मेहनत करने के लिए मेरे से कहानियां सुनते रहिए। उससे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में फिर रिपीट कर देता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 14,000 वैकेंसी आएगी। टीवाई में पढ़ रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें, घर से करें, किसी इंस्टीट्यूट पे जाने की जरूरत नहीं है, घर से तैयारी करिए। जरूरी नहीं कि एग्जाम शाला आए, कोई और एकेडमी जाए, कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, नहीं, केवल और केवल घर पे मैथ रीजनिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कर दें। मैथ रीजनिंग इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। आप कहेंगे कैसे? तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में देखो ग्रेड सी और ग्रेड डी की जॉब आती है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ग्रेड सी और ग्रेड डी की जॉब आती है, ग्रेड ए और ग्रेड की बी की जॉब यूपीएससी में आती है। अगर कोई बच्चा ग्रेड डी में सेलेक्ट होता है तो प्रमोट होकर ग्रेड ए में पहुंच जाता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है मिनी यूपीएससी। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कस्टम, सीबीआई, नार्गो टेस्ट जैसे 59 मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट एसएससी और यूपीएससी के अंडर में आते हैं। इन 59 रॉ जैसे, इन्वेस्टिगेशन जैसे डिपार्टमेंट में आप जॉब पा सकते हैं। 10वीं पास भी, 12वीं पास भी और ग्रेजुएशन पास भी। पावर है सर, 7 प्रमोशन के बाद आईएएस की रैंक पर आप होंगे, जिला मजिस्ट्रेट की पोजीशन पर होंगे, और उसके लिए आपको केवल स्टार्टिंग में क्या पढ़ना है? केवल पढ़ना है केवल और केवल यही। क्योंकि एसएससी में 3 प्रकार की जॉब है। कौन कौन सी जॉब है? एक जॉब है सर जो 10वीं के पास पर आती है, एक जॉब है जो 12वीं के पास पर आती है, और एक जॉब है जो, ये दोनों जॉब ग्रेजुएशन पास पर आती है। आप कहेंगे ये भी 10वीं पास पर है, इंजीनियरिंग की जॉब है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इनको छोड़ेंगे। तो हमें क्या दिखा कि सर 10वीं पास पर भी जॉब है, 12वीं पास पर भी जॉब है और ग्रेजुएशन पास पर भी जॉब है। और जो 10वीं पास 12वीं पास पर जॉब है, क्लरिकल की जॉब है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। मतलब गवर्नमेंट के 59 डिपार्टमेंट में 10वीं पास पे जॉब आएगी। आप इनकम टैक्स में 10वीं पास पे लग सकते हैं, यहां पर 12वीं पास पे सीएचएसएल के नाम से जॉब आएगी। ग्रेजुएशन पास पर सीजीएल, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर बन सकते हैं सीजीएल पास पर, और ये इन्हीं डिपार्टमेंट में जॉब लगती है आपकी। ये वाली वैकेंसी 5,000 आई थी, किसी को पता नहीं चला। गुजरात और महाराष्ट्र 2 स्टेट हैं जो हर साल सेंट्रल की सबसे बड़े एग्जामिनेशन को मिस करते हैं, हर साल मिस कर देते हैं गवर्नमेंट के सबसे बेहतरीन और उम्दा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को, हर साल मिस कर देते हैं। क्यों मिस कर देते हैं? क्योंकि पता ही नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं। ये 5,000 वैकेंसी, कल इनकी लास्ट डेट थी, चली गई। शायद अगर डेट बढ़ती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करा दूंगा आपके टीचर्स के द्वारा, आपके मैनेजमेंट के द्वारा। आगे चलते हैं। हमें समझ में आया कि गवर्नमेंट के पूरे डिपार्टमेंट क्लियर हो जाएंगे एसएससी से। तो एसएससी में सर क्या आता है? देखो एसएससी में ना जॉब आती है 5। इन 5 जॉब के लिए पढ़ना क्या है? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश
जनरल स्टडी। आई एम अगेन रिपीटिंग, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडी। डोंट ट्राई टू बॉयल ओशियन। ओशियन मतलब समंदर को बॉयल करने की जरूरत नहीं है। अगर बॉयल करना है तो कुछ समंदर के पानी को निकाल लो, उसको बॉयल करो। आप मेहनत 100 दिशाओं में करते हैं, 100 दिशाओं में मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक दिशाहीन रहेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी, डायरेक्शन फिक्स रहेगी, प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए सर, मैथ बिल्कुल सेम हो गया, रीजनिंग देखो सेम हो गया, इंग्लिश देखो सेम हो गया, जनरल अवेयरनेस देखो सेम हो गया। मतलब पढ़ना अलग क्या है, गवर्नमेंट के सारे एग्जामिनेशन, सेंट्रल के, बैंक, एसएससी, रेलवे, इंश्योरेंस के लिए पढ़ना क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर। यानी ये एग्जामिनेशन अगर पढ़ाई करना है, पास करना है, तो सबसे ज्यादा फोकस मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पे करना है, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप एमएनसीज की तैयारी के लिए भी जाएंगे तो इसी का एप्टीट्यूड राउंड होता है, उसमें भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आता है। यहां तक किसी को दिक्कत रहे कमेंट बॉक्स में लिखते चलें, आपके कमेंट हम लास्ट में एकदम डिस्कस करेंगे, आपके सारे इश्यूज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए तो चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले छोटी छोटी बातें और जान लें। हम बैंक और एसएससी के बारे में समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं उसके बारे में जिसके लिए आज इंडिया जी रहा है। आज की यूथ आर्मी और यूपीएससी के लिए बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुनते हैं, बहुत इंस्पायर हैं और चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी करना, पर रुक जाते हैं। प्रॉब्लम्स है जीवन में, हाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से वो परेशान होते हैं। हर एक दूसरे दिन नई प्रॉब्लम उनके रास्ते में आ जाती है। आपके जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो वो परेशानी नहीं, वो अपॉर्चुनिटी है, आप उसको समझ नहीं पा रहे। आप कहेंगे कि सर आप क्या बात करते हैं कि प्रॉब्लम कोई आ रही है और उसका सॉल्यूशन पहले से अपने पास रख ले या उसका समाधान वो खुद लेकर आ रही, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मैं बताता हूं, अब आपको समझना है ध्यान से। एक गुप्ता जी थे, एक गुप्ता जी थे जो गांव में रहा करते थे, घर में थे, उनके पास बढ़िया सी घड़ी थी। सुबह उठे, घड़ी को ढूंढने लगे, घड़ी नहीं मिल रही थी। 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे ढूंढा, घड़ी नहीं मिल रही थी। गुप्ता जी परेशान थे। उनके 8 साल का लड़का मामा के घर से 1 हफ्ते बाद वापस लौटा। पिताजी को परेशान देख पिताजी से पूछा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या हुआ है? पिताजी बोले यार वो मेरी महंगी सी कीमती घड़ी थी, वो कहीं खो गई, मैं बहुत परेशान हूं, उसको तुम ढूंढ सकते हो? बोले पापा मैं 10 मिनट में घड़ी ढूंढ सकता हूं। बोले पागल है क्या, 10 घंटे हो गए घड़ी नहीं ढूंढ पाए, तुम 10 मिनट में घड़ी ढूंढोगे? बोले पिताजी भरोसा है ना, 10 मिनट में घड़ी ढूंढ के दूंगा। पापा के कमरे में गया, गुप्ता जी के कमरे में जाने के बाद दरवाजा बंद किया, 10 मिनट के बाद निकला और घड़ी हाथ में दे दी। गुप्ता जी परेशान, बोले तुमको घड़ी कैसे मिल गई यार, कैसे आपने इसको फाइंड कर लिया? उसने बोला कि पिताजी मैंने आपसे 10 मिनट मांगे, मेरे पास एक टाइम लिमिट थी, एक ड्यूरेशन थी कि इस टाइम में अपने काम को खत्म करना है। मैं कमरे के अंदर गया, दरवाजे की कुंडी लगाई और आप जिस चेयर पर बैठते हैं उसी पर जाकर बैठ गया। तो पापा बोले मिली कैसे? बोले काम अब शुरू हुआ। जब मैं चेयर पर जाकर बैठा तो मैं अपनी आंखें बंद कर ली और सुनने लगा। बोले क्या सुनने लगे? बोले मैं सुनने लगा आपकी घड़ी की सेकंड की टक 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 वाली आवाज, और ये आवाज मेरे कानों में 10 मिनट में पड़ गई। मैं समझ गया कि आपकी घड़ी आपके तकिए के कवर के अंदर है, पर मैंने आंखें नहीं खोली। मैं अपने कंसंट्रेशन को और डीप कंसंट्रेशन में कन्वर्ट किया और डीप से और डीप में चला गया। फिर आवाज एकदम शांत हो गया हमें और सुनने लगा। फिर से आवाज सुनी तो एकदम राइट पता चला कि आपके राइट वाले नहीं, लेफ्ट वाले तकिए के कवर में घड़ी पड़ी है। उठाई घड़ी और आपको ला कर दे दी। मोरल ऑफ द स्टोरी, जीवन में प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं है सर, वो अपॉर्चुनिटी है। पर उसको आपके जीवन में प्रॉब्लम आती है ना, आप भड़बड़ा जाते हैं, आप सोचते हैं अरे यार प्रॉब्लम 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 नहीं जनाब, प्रॉब्लम इज अपॉर्चुनिटी। आप उसको कन्वर्ट करना सीखें, नजरिया आपको बदलना है। आप उसको क्या करिए, जब भी प्रॉब्लम आए शांत हो जाइए, आराम से बैठिए, आपका दिमाग चल रहा है, डोंट बी वरी। लोग कह रहे हैं कि दिमाग को तेज दौड़ाओ, मत दौड़ाओ। लोग कह रहे हैं तेज चलो, मत चलो। लोग कह रहे दौड़ो वरना कोई कुचल देगा। नहीं जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई आपकी जगह कोई भी कवर नहीं कर सकता। हर एक परेशानी अपने समाधान को साथ लेकर चलती है। इत्मीनान से 10-15 मिनट अपने साथ बैठिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि प्रॉब्लम कहां से आ रही है और उसको कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। आप जानते हैं कि प्रॉब्लम आपके जीवन में बॉल नहीं ब्रेकर की तरह आते हैं। बॉल का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम जो आपको रोक दे, और ब्रेकर का मतलब है जो रोकने का सिर्फ प्रयास करे। मतलब क्या, जब हम लोग तेज दौड़ते हैं ना, तो हम जब तेज दौड़ते हैं तो हम भूल जाते हैं डिसीजन मेकिंग। लाइफ में हम एक ऐसे 4 रास्ते पे आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमें राइट टर्न लेना होता है या लेफ्ट टर्न लेना होता है। पर हम क्या करते हैं, हम इतनी स्पीड में होते हैं कि उस 4 रास्ते से आगे निकल जाते हैं, और जब हम आगे निकल जाते हैं तब हम यू टर्न लेने में बड़ी तकलीफ होती है, और हम यू टर्न लेते नहीं, इसलिए करियर हमारे दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन खत्म होने के पहले नहीं सोचा कि क्या करना है तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने में लग जाओगे, क्योंकि दोस्त भी वही कर रहे होंगे और वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इसीलिए ग्रेजुएट कंप्लीट होने के पहले वो 4 रास्ता आ गया है, वो ब्रेकर प्रॉब्लम आ चुकी
चुकी है जो आपको कह रही है थमो, रुको और लेफ्ट और राइट टर्न में मुड़ जाओ, क्योंकि आपका डायरेक्शन इसी तरफ है। क्लियर हो रहा होगा? नहीं हो रहा कमेंट बॉक्स में लिखते चले, हम आपके कमेंट बाद में रीड कर लेंगे। फिर बताता हूं कि अगर वो प्रॉब्लम ब्रेकर लगाया जाता है लाइफ में 4 रास्ते के पहले, कि परेशान नहीं होना है, केवल रुकना है, सोचना है सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं बारिश बहुत तेज होती है, बारिश हमारे सामने बहुत तेज हुई सर, आज तक मेरी छत में कभी छेद नहीं कर पाई, पर एक नल से लीकेज हो रही छोटी सी पानी की बूंद मेरे फर्श पर बराबर अपना अपना निशान और अपना एक शून्य की तरह छोड़ रही एक छेद है। एक छोटी सी बूंद जब पानी पे गिरती, पानी से गिरती है और वो बूंद जब पत्थर पे जाके टकराती है तो वो गायब हो जाती है, पर वो निरंतर गिरती है ना तो छेद करना शुरू कर दे। इट्स अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। आप जीवन में काइजन वर्ड का यूज करिए, कंटिन्यूस इंप्रूव करिए, रेगुलर काम को करिए, काम आपके कदम चूम लेगा, कामयाबी कदम चूमेगी। मेरी लहरों को पीछे जाते देख किनारे पर घर मत बना लेना, मेरी लहरों को पीछे जाते देख किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समंदर हूं, अब की बार रफ्तार में आऊंगा। यूपीएससी ऐसे निकाल देंगे सर, ऐसे बता रहा हूं पैटर्न क्या फॉलो करना है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए केवल 2 चीजें करनी है, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ानी है। रीडिंग में पूरी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और उन्हीं को राइटिंग थॉट में कन्वर्ट कीजिए और डेली लिखने का प्रयास कीजिए। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अभी से तैयारी कर ले अपने आप के साथ। और एग्जाम साला नहीं, मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत है। घर बैठे एनसीईआरटी उठाएं, 10 तक की एनसीईआरटी अगर आपके पास हो, नहीं हो अगर आप कॉमर्स में कन्वर्ट हो गए थे तो 8 तक की होंगी एनसीईआरटी उठाएं, इतिहास, भूगोल, वर्तमान प्रभाव, ये सब चीजें उठा के बैठें और डेली बैठकर कम से कम 3 से 4 घंटे स्टडी करें। और बस वो स्टडी आपके दिमाग में सर्कुलेट होगी और आपके थॉट विचार बदलना शुरू हो जाए। फिर आपको एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी, तब हम आपको मिलेंगे उस जगह। उससे पहले हम यूपीएससी समझ लेते हैं। क्या है यूपीएससी? यूपीएससी ना एक बॉडी है जो 10 एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है। उसी में से एक एग्जामिनेशन है जिसके बारे में आज आप हमसे समझ रहे हैं। उस एग्जामिनेशन का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप आईएएस और आईपीएस रैंक के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं भैया? आईएएस और आईपीएस रैंक के लिए। और आईएएस और आईपीएस रैंक के लिए आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है, मतलब पूरा जीएस पढ़ना है, और 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। ये तो पीछा छोड़ेंगे नहीं, हम तो पहले ही बोल रहे हैं, इनको पकड़ के ही रखना है, इनको पीछा छोड़ने ही नहीं देना है। बस डेली प्रैक्टिस करते रहो, डेली प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिक ये चीजें आ जाएंगी। बस इन पे कमांड बनानी। क्या क्या होंगे सर? पहले होगा सर प्री, फिर होगा मेंस, फिर होगा आपका इंटरव्यू। सर प्री क्या है? एमसीक्यू का पहला पेपर। पहला पेपर का मतलब पहला राउंड, इसमें 2 पेपर होंगे, पर हमें इतना जानना है अभी कि प्री होगा एमसीक्यू का, मेंस होगा डिस्क्रिप्टिव का, और फिर होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड। ये दोनों मार्क्स जोड़ते हैं, इसी से बनती है रैंक। कई बार आपने देखा हो कोई बच्चा आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस, वो मार्क्स के अनुसार होता है, और वो मार्क्स मेंस प्लस इंटरव्यू को मिलाकर आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अगर सर हमने फॉर्म भरना है तो क्या चाहिए? अगर आपको आईएएस रैंक का फॉर्म भरना है और ओपन यानी जनरल कैटेगरी है तो 21 साल से लेकर 32 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और इन 11 साल में आप केवल 6 बार एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी से हैं तो 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। 35 साल मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज 21 साल है। 37 साल मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज 21 साल है। यहां पर आप किसमें? एसटीएससी में अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं अपनी एज में। यहां डिसेबिलिटी क्राइटेरिया से आते हैं, हैंडीकैप है, ब्लाइंड कैंडिडेट है, तो आप 42 ईयर तक भर सकते हैं और अनलिमिटेड एग्जाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट का चक्कर क्या है भैया? जॉब बहुत कम होती है, 1000-1500 वैकेंसी आती है, उसमें लाखों लोग अप्लाई करते हैं। अब सब लोग अप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट किस किस का इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, किस किस पर ध्यान देगी? इसलिए गवर्नमेंट ने लिमिट बना दी कि 6 बार से ज्यादा ओपन कैटेगरी वाले एग्जाम नहीं दे पाएंगे। पास हुए तो पास, और फेल हुए तो फेल। मान लो फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद पहला राउंड आएगा जिसको बोलते हैं प्री। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 में जीएस, पेपर 2 में सीसेट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, और जीएस में वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये सब चीजें जीएस के अंदर आते हैं। पेपर 1 का मतलब क्या है? 100 क्वेश्चन। पेपर 2 का मतलब 80 क्वेश्चन। 400 मार्क्स का पेपर होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर। मान लो 100 नंबर पास होने चाहिए ना, तो आप 100 लाओगे तो चलेगा, 110 लाने की कोई जरूरत नहीं। इट्स क्वालिफाइंग नेचर। अगर आप सही कैंडिडेट हैं तो 2 घंटे आपको मिलेंगे, और ब्लाइंड कैंडिडेट हैं तो 2 घंटे 20 मिनट एक पेपर के लिए आपको मिलेंगे। इट्स इनफ, खत्म हो गई कहानी। प्री क्वालिफाई हो गए, मेंस में चले गए। मेंस में गए तो डिस्क्रिप्टिव राउंड मिला। डिस्क्रिप्टिव राउंड में मतलब पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव लिखवानी छे साहब, तमें इंग्लिश में, हिंदी में, 2 भाषाओं में से किसी एक भाषा में आपको लिखना है। हाँ, और भी भाषा चयनित कर सकते हैं। पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक भाषा को बदल सकते हैं, पर हिंदी और इंग्लिश प्रेफरेबल है और सब लोग इसी में फॉलो करते हैं, क्योंकि पढ़ाई का मार्ग
मार्गदर्शन इसी में आपको मिल जाता है। अब जो 2 पेपर होते हैं, मतलब 9 राउंड तो 9 होते हैं, पर 7 राउंड ऐसे होते हैं जो रैंक में बनाने का काम करते हैं। बचे हुए 2 राउंड सिर्फ पास करने हैं, 25% मार्क्स लाने हैं। इंडिया में 22 भाषाएं, उनमें से एक भाषा आपने सिलेक्ट करी, उसका एक पेपर हुआ 300 मार्क्स का और आप पास हो गए। इंग्लिश का पेपर हुआ, आप 75 मार्क्स लाए, इसमें 75 आए, पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं। 100 लाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि रैंक में तो काम आना नहीं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 और पेपर 7, ये जो 7 राउंड है, इनके एग्जामिनेशन में रिजल्ट काउंट किए जाएंगे। पेपर 1 में ऐसे राइटिंग होगा, करंट के टॉपिक को उठाएंगे। पेपर जो 2 होगा उसमें जनरल स्टडी 1, मतलब इंडियन हेरिटेज की, कल्चर की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, सोसाइटी की, इन्वायरमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटी की, जस्टिस की, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब की बातें पेपर्स जीएस के पेपर में करेंगे। एथिक्स, इंटीग्रिटी। बचे हुए 2 पेपर का क्या करेंगे? गवर्नमेंट लिटरेचर को मिला के 42 सब्जेक्ट आपको देगी। इन सब्जेक्ट का पेपर 1 और पेपर 2 होगा। 42 सब्जेक्ट का नहीं, इन 42 में से आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। मान लो आप इकोनॉमिक्स अच्छा है, सिलेक्ट कर लिया। मान लो ज्योग्राफी अच्छा है, सिलेक्ट कर लिया। मान लो आपका हिस्ट्री अच्छा है, तो ये ऑप्शनल है और इसका बहुत खेल है। एथिक्स का और ऑप्शनल का बहुत खेल है, सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक बनते हैं। इसीलिए ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर, और 1750 मार्क्स का पूरा मेंस होता है। 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। 2025 मार्क्स टोटल में चाहिए। इसमें से जितने मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से आपको पोजीशन या पास होने का क्राइटेरिया मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द यूपीएससी टॉपर। यूपीएससी टॉपर कैंडिडेट के लिए कितने मार्क्स जरूरी है सिलेक्शन के लिए या फिर टॉप करने के लिए? कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स के सारे आंसर हम तक पहुंचेंगे, तब तक मैं आपको बताता हूं। अगर आप सोच रहे होंगे कि 2000 मार्क्स चाहिए, आप सोच रहे होंगे कि 1500 मार्क्स चाहिए, आप सोच रहे होंगे 1200 मार्क्स चाहिए, 1300 मार्क्स चाहिए, 1400 मार्क्स चाहिए, तो मैं आपको और आपके एडवाइजर को गलत कर देता हूं। यह प्रदीप सिंह आईएएस ऑल इंडिया रैंक 1 इन्होंने प्राप्त की 2019 में और 1072 मार्क्स है। लिख रखा है मैंने 1072 मार्क्स है 2025 में। आप जानते हैं कि केवल 50% मार्क्स लाने के बाद ये ऑल इंडिया में रैंक 1 प्राप्त करते हैं। तो अब आप जानिए कि क्या इतना टफ है जितना मार्केट आपको बताता है। आधे तो टफ के चक्कर में लोग फॉर्म नहीं भरते और तैयारी नहीं करते। टफ क्या चीज है? जो आपको आती नहीं। टफ वो है जिसमें आप प्रयास नहीं करते। आप प्रयास करते हैं तो सब कुछ पॉसिबल है। एक कहानी फिर आपके लिए सुनाता हूं, पर इस कहानी से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बराबर जुड़े रहें। और अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि जो आप अगर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जहां भी देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर कर दें और उन्हें बता दें कि यह वेबिनार बहुत जोरदार होने वाला है। एक लड़की जो लखनऊ से दिल्ली नेशनल खेलने के लिए जा रही थी, बरेली के पास उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ट्रेन से जब बाहर फेंका गया तो वो दुर्भाग्य देखिए सर, उस लड़की को जब ट्रेन से बाहर फेंका गया तो जैसे ही ट्रेन से बाहर फेंका गया वो ट्रेन दूसरी ट्रेन में जाकर लगी और वो राजधानी एक्सप्रेस उसके पैर से होकर गुजर गई। वो रात भर उसी रेलवे ट्रैक पर इंतजार करती रही कि कोई आएगा, शायद मुझे बचा लेगा। 56 ट्रेन उस रूट से रात भर में उसके पैर को कुचलते हुए निकल गई, पर किसी ने उसको रोक कर नहीं बचाया। वो देख पा रही थी उस ट्रेन आती हुई ट्रेन की लाइट में कि उसका पैर कटा हुआ पड़ा है, दूसरा पैर टूट कर उसकी हड्डी जीन से बाहर निकली है, बड़े बड़े चूहे उसके पैरों का मांस खा रहे हैं, पर हिम्मत नहीं हारी। बरेली के हॉस्पिटल में भर्ती हुई। डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास सफिशिएंट सर्विस नहीं थी, तो उसको दिल्ली भर्ती किया गया, रेफर किया गया। 7 डेज कोमा के बाद जब ये लड़की उठती है तो इससे कहा जाता है कि आप कभी चल नहीं पाओगे क्योंकि आपका एक पैर कट चुका है, दूसरे पैर में रॉड डाली है और स्पाइन में मतलब रीढ़ की हड्डी में 3 फ्रैक्चर है, और आपकी अगर कमर में दर्द हो तो आप उठ नहीं पाते हो, टूट जाए रीढ़ की हड्डी तो बहुत बड़ी बात है। उस लड़की ने उस बेड पर सोचा कि मैं एवरेस्ट क्लाइंबर बनूंगी। 2012 में बिच्छेदी पाल के पास जाती है और कहती है कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंबर बनना है। बिच्छेदी पाल कहते हैं कि इस अवस्था में तुम हमारे पास आए हो जब आपके पैरों से ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, क्लोटिंग हो रही, ब्लड ब्लीडिंग हो रही, और आप इस अवस्था में मेरे पास आए हैं। आप लोगों के लिए सिर्फ दिखाने की जरूरत है, आप एवरेस्ट क्लाइंबर बन गए। 2012 में अरुणिमा सिन्हा को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। किस लिए जानते हैं? क्योंकि वो एवरेस्ट क्लाइंबर बन चुकी थी। जहां 2 पैर वाले नहीं पहुंचे वहां ये लड़की जिसके पैर नहीं थे वो पहुंच गई। जीवन में मन का विश्वास बेहतर बनाता है। इंसान मन से विकलांग होता है सर, शरीर से विकलांग नहीं होता। आपके जीवन में यूपीएससी, जीपीएससी ये सिर्फ एक पड़ाव है। जीवन का सबसे बड़ा जरिया है जीना। अगर आपके सपने चकनाचूर हो जाने के बाद आप दूसरे सपने के धागे बुन लेते हैं तो इस जिंदगी के रियल हीरो आप हैं। आपसे बेहतरीन कोई नहीं। संघर्ष है जीवन में तो मजा है, संघर्ष नहीं तो क्या
क्या है भैया, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और अच्छे अच्छे तूफान रुक जाते जब आग लगी हो सीने में। आपके अंदर जज्बा है जनाब, आप भी अरुणिमा सिन्हा की तरह हैं सर, पर आपके पास सब कुछ है, उसके पास तो पैर नहीं थे। आपके पास हर सुविधा है, इस मोबाइल पे इंटरनेट पर मुझे देख पा रहे हैं आप, आपके पास ये वाली भी सुविधा है। आप चाहें तो उसी 24 घंटे को डिस्ट्रॉय करते, उसी 24 घंटे को यूटिलाइज कर लें। नो नीड टू वेक अप ऑन 4 o'clock, सुबह 4 बजे उठने की आवश्यकता नहीं है। फेसबुक बंद करने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम बंद करने की जरूरत नहीं है, स्नैपचैट चलाइए सर, लिंक्डइन चलाइए, यूट्यूब चलाइए, सब कुछ चलाइए, पर 24 घंटे। जब रात में 12 बजे सोते हैं, 1 बजे उठते हैं, 2 बजे उठते हैं, आपका टाइम है सर। अगर आज आप 11 बजे दिन में उठते हैं तो कल भी तो 11 बजे उठेंगे। आज 5 बजे उठ रहा है तो कल भी 5 बजे उठेंगे ना। इनके बीच का अंतराल सिर्फ 24 घंटे का होता है। यू हैव टू डिसाइड योर गोल, गोल को डिसाइड कर लीजिए, उसी में से 24 घंटे में से 4 घंटे दीजिए। भाड़ में गया, आप फेसबुक चलाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, यूट्यूब चलाएं, मौज करें, घूमें, दोस्त बनाएं, फ्रेंडशिप करें, यही समय है। नहीं करेंगे तो कब करेंगे, लेकिन यही 4 घंटे निकाल लें अपने करियर के लिए। वही छोटी सी बूंद जब पत्थर पर गिरती, आप सोचते हैं कि कुछ दिन बाद आप में फल लगेंगे, आप आउटपुट देना शुरू करेंगे, आप सैलरी। गलत कह रहे हैं सर, यू आर अ सीड, अभी आप बीज बने हैं। अब यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म योरसेल्फ। अभी आप एक बीज बने हैं और आपको जरूरत है ऐसे लोग की, ऐसे प्लेटफॉर्म की, जहां से आप अपने आप को एक पौधे में, पौधे से पेड़ में और पेड़ से फल में निर्मित कर सके। आपको यकीन नहीं होता सर, एक छोटा सा बीज जब पेड़ से टूटकर किसी जमीन में जाके गिरता है, वो जमीन में जाकर गिरता है और किसी गड्ढे में अपना रूप बरताता है, तो वो मिट्टी में धंस जाता है और मिट्टी में धंसने के बाद पूरी जान लगाकर वो अपने आप को एक पौधे में अंकुरित करता है। यही पौधा पेड़ बनता है, पेड़ में टाहनियां, फूल और फूल से फल, और वो हजारों फल हजारों बीजों का जन्म देता है। आपके जीवन में इस समय सीड है, आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है। आप जीवन में यहां तक पहुंचे अपनी वजह से नहीं, अपने एडवाइजर की वजह से और अपनी कंपनी की वजह से। व्हाट इज एडवाइजर, व्हाट इज कंपनी, कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, पर उससे पहले समय कम है, सुन लो मेरी बात। नो रिपीट टेलीकास्ट, जुड़े रहिए। ये कुछ तो बनेंगे रे हम, क्यों बनेंगे, कुछ तो बनेंगे अब हम, क्योंकि जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछा करता है। चलते हैं आगे और चलते हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में समझते हैं। हमने अभी तक समझा बैंक एसएससी, हमने समझा रेलवे, हमने समझा यूपीएससी, और अब आ जाते हैं गुजरात लेवल के एग्जामिनेशन के बारे में। किस स्टेट में हम भैया, हम हैं गुजरात में। कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। गुजरात में 3 जॉब आती है। एक जॉब आती है सर ऑफिसर की, इसी को बोलते हैं क्लास 1 और 2। एक आती है असिस्टेंट ऑफिसर की, एक आती है असिस्टेंट ऑफिसर की, इसी को बोलते हैं सुपर क्लास 3। एक आती है सर जॉब क्लेरिकल की, इसको बोलते हैं अपन लोग क्लास 3। अगर सर मैं क्लास 3 का मतलब कैसे समझूं, तो गुजरात में जितनी क्लेरिकल की जॉब आती है वो क्लास 3 पर आती है, और क्वालिफिकेशन लगता है 12 पास में। 18,000 वैकेंसी इस बार गवर्नमेंट ने डिसाइड कर ली क्लेरिकल के लिए, और वो 18,000 वैकेंसी में से 13,000 वैकेंसी है कांस्टेबल की, 5,000 वैकेंसी तलाटी, केवल 12 पास। और इस समय आप 12th पास है। घर पे मत बैठे रहिए, पढ़े रहने से बहुत पड़ेगी, पढ़ते लिखने से कुछ जरूर मिल जाएगा। पढ़े मत रहिए, पढ़ते रहिए, समय है। देखिए सर, अगर आप गुजराती मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, पर गुजराती आपको आता है, बहुत सरल एग्जाम है। क्या एग्जाम है सर, एक ही तो एग्जाम है, एक ही एमसीक्यू राउंड है और है सिलेक्शन। किसी में टाइपिंग तो किसी में फिजिकल, ये तो सब नॉर्मल है। पहले होता है एग्जाम 100 मार्क्स का एग्जाम। क्या पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले सुपर क्लास 3। सुपर क्लास 3 मतलब क्या, सुपर क्लास 3 इटलीसूद। सुपर क्लास 3 का मतलब है कि हम तैयारी कर रहे हैं एएसआई की, पीएसआई की, डीवाईएसओ की, न्याय मामलतदार की। सुपर क्लास 3 असिस्टेंट है 1-2 का। इसमें क्या होता है, इसमें सर ग्रेजुएट कैंडिडेट होता है, और ग्रेजुएट कैंडिडेट इसमें अप्लाई करता है तो प्री और मेंस का राउंड होता है। और प्री मेंस का मतलब है प्री के एमसीक्यू, मेंस में डिस्क्रिप्टिव, हो गया सिलेक्शन। चलते हैं 1-2 की तरफ। यहां पर 3 प्रकार की जॉब है, ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। पहले प्री है, फिर मेंस है, और फिर इंटरव्यू। सॉरी, इट्स 3 राउंड्स, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री का मतलब हम आगे समझा देंगे, मेंस का मतलब आगे समझा, इंटरव्यू का मतलब आगे समझा देंगे। पर ये जान ले, पूरा यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करता है। मेंस प्लस इंटरव्यू को जोड़कर बनता है क्या, आपका रैंक। अब आप जॉब प्रोफाइल जान लें। यहां पर क्लेरिकल में तलाटी, तलाटी का मंत्री, रेवेन्यू तलाटी, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क, बिन सचिवालय की जॉब आती है। यहां पर हमने डीवाईएसओ आपको बताया, न्याय मामलतदार बताया, एएसआई पीएसआई बताया, असिस्टेंट टैक्स इंस्पेक्टर बताया, असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर बताया। यहां पर मैं बता रहा हूं सर, टैक्स ऑफिसर हो गया, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, जिसको टीडीओ भी बोलते हैं आप, जिला रजिस्ट्रार हो गया, डीवाईएसपी हो गया, न्याय मामलतदार हो गया। ये सारी जॉब यहां पर आती है। इनके लिए पढ़ाई क्या करनी है, इनके लिए पढ़ाई केवल और केवल वही एनसीईआरटी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये
तो पीछा छोड़ने नहीं वाले। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो पीछा छोड़ेंगे नहीं। बचे हुए गुजराती व्याकरण और गुजराती ग्रामर, साहित्य और व्याकरण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद साहित्य व्याकरण के बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, हमें साहित्य पढ़ना है गुजरात का। और क्या पढ़ना है? गुजरात का भूगोल, गुजरात का इतिहास पढ़ना है, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास पढ़ना है, हमें संस्कृत वारसा पढ़ना है, और हमें पढ़ना है साथ में हमारे यहाँ की ज्योग्राफी, यानी गुजरात का भूगोल, और उसके साथ सबसे जरूरी है कंप्यूटर। ये सारे सब्जेक्ट्स को मिला, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स वगैरह को मिलाकर पूरा जीपीएससी का सिलेबस बनता है। क्लास 3 में लेवल कम, सुपर क्लास 3 में थोड़ा लेवल ज्यादा, क्लास 1-2 में ज्यादा लेवल। कैसे? क्लास 3 में केवल प्री होता है एमसीक्यू की फॉर्म में, केवल क्लास 3। सुपर क्लास 3 मतलब दोनों, प्री और मेंस। मेंस किस में होता है? डिस्क्रिप्टिव में। और क्लास 1-2 मतलब सर इंटरव्यू भी आ गया, पर्सनल इंटरव्यू। ये हो गया क्लास 3, ये हो गया, हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। ये केवल हो गया क्लास 1-2, और क्लास 1-2-3 तीनों क्या हो गया? तो ये हो गया सर क्लास 1-2-3 तीनों, ये हो गया क्लास 1 और 2। बस अब क्लास 1-2-3 तीनों की तैयारी करो, सिलेबस से सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर पैटर्न थोड़ा सा समझा देते हैं। क्लास 1-2 की जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, मैं कहता हूं इसी की तैयारी करो, 3 ब्री वैसी हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा। जब बड़ा सोचते हैं बड़ा नहीं सोचते, सोचना चाहिए बड़ा। क्यों सोचना चाहिए बड़ा? देखिए, जब निशाने वाला व्यक्ति तीर निशाने पर लगाता है जनाब, तो निशाने पर नहीं लगाता है, वो निशाने के ऊपर लगाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर से छोड़ता है तो उसको पता है ग्रेविटी का लॉ लगेगा और तीर जाके निशाने पर लगेगा। और तीर जब जाके निशाने पर लगेगा कब? जब वो ऊपर सोचता है। आप बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, छोटे एग्जामिनेशन ऐसे 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 हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि देखो सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। अगर मांगना है तो बड़ा मांगो, छोटे में क्या रखा है, बड़ा सोचिए। और बड़ा सोचने के लिए छोटा छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, कई लोग मुझसे कहे, मैं हमेशा कहता हूं कि 1-2 करोड़ की बात मत करो, 100-200 करोड़ की बात मेरे सामने करो। तो मेरे कई रिश्तेदार मुझसे पता है बार बार कहते थे, मैं छोटा था 12th पास किया, ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग के माहौल में मैं सोच रहा था बहुत बढ़िया कुछ कर जाऊंगा। मेरे मौसा जी के घर पर शादी थी, मैं गया तो मुझसे पता क्या बोला, एक अंकल ने बोले आप क्या करोगे? मैंने कहा कमाऊंगा 200-300 करोड़ रुपए। बोले 200-300 करोड़? जानते हो जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। मैं चुप रहा। शाम को मार्केट में गया, लश्कर में, ग्वालियर मार्केट में गया, एक चादर ले आया, और बड़ी सी चादर लाने के बाद मौसा जी के वो दोस्त को बुलाया, और मौसा जी को बुलाया और फटकार के चादर को कहा कि आओ मजे लेते हैं, आप भी पैर फैलाओ हम भी पैर फैलाएं। चादर बड़ी करना है, चादर चेंज करना है, औकात की कोई बात कर दे तो रगड़ के रख देंगे मार्केट को। ये बात जान लो कि कई लोग मुझसे कहे कि सुनो बे, गुजरात है, यहाँ इंस्टीट्यूट खोलोगे ना बंद हो जाएगा। हमने बोला कैसे? बोले हमसे इसी लैंग्वेज में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे बोले तुम जोनल हेड हो, तुम्हें क्या जरूरत है ये सब इंस्टीट्यूट शुरू करने की? मैंने कहा आप कमाएंगे नहीं, आप पढ़ाएंगे, आप बच्चों के लिए मेहनत करेंगे। बोले सुनो, मार्केट में 10 साल पुराने इंस्टीट्यूट है सूरत में, आप कब उड़ जाओगे पता नहीं चलेगा, मार्केट बहुत बड़ा है। हमने कहा सुनो, आंधियों से कह दो कि दायरे में रहें, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, और जो हौसलों से उड़ते हैं अरे भैया कामयाबी कदम चूमती है। और आज तक एग्जाम साला चल रहा है, 3 ब्रांचेज है, अपना प्रमोशन नहीं। समझने वाली बात क्या है कि जीवन में आपका कॉन्फिडेंस आपके ही हाथ में है। यू आर इन योरसेल्फ, सब कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हें दुनिया के एडवाइजर के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये एडवाइजर कंपनी आपको खराब कर रही। क्यों खराब कर रही? पहले जीपीएससी फिर कहानी। चलिए, तो जीपीएससी में अगर आप 20 और 35 एज के बीच में है, मतलब 20 से 35 साल में है, जनरल कैटेगरी, तो 1-2 का फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी एसटी एससी का लिखा है, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करेगा। पहला जो फॉर्म होगा वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में होंगे। मैंने पहले ही बताया कि पहले प्री जो होता है वो एमसीक्यू फॉर्म में होता है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, रीजनिंग, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर। मैंने बोला ना यही आएगा, इससे बाहर को सिलेबस जाएगा नहीं। यही एसएससी फॉलो करता है, यही जीपीएससी फॉलो करता है, यही यूपीएससी फॉलो करता है, यही बेस्ट बैंकिंग फॉलो कर रहा है। बस यही है कि उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी थोड़ा कम लेवल आता ही नहीं है, और बैंक एसएससी वगैरह में आता है पर लेवल कम आता है। आगे चलते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हो तो जीपीएससी आपका क्लियर हो जाता है। मेंस एग्जामिनेशन में 900 मार्क्स के मेंस होते हैं, 150 मार्क्स के, ये सिविल सर्विसेज है भैया, 150 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव होते हैं 6, और उसके बाद 900 मार्क्स के 100 मार्क्स का पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी टेस्ट का इंटरव्यू होता है, जिसमें 1000 मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स में से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, उसी के हिसाब से आपको क्लास 1 या क्लास 2 की जॉब मिल जाती है। आगे चलते हैं, ये है अंकित गोहिल सर। ये अंकित गोहिल सर का मैं इंटरव्यू सुना, इन्होंने कहा कि भरी बरसात में उड़कर दिखाए माही परिंदे, खुले आसमां में तिनके भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। नमस्कार,
फिर से स्वागत है आप सभी का इस महावेबिनार में अमरोली कॉलेज की तरफ से रखा गया है और आप सभी मुझे सुन रहे हैं। मेरा नाम है हरेंद्र सिंह तोमर। अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं करियर में प्लानर और प्लानिंग के बारे में। जानते हैं जब आप गोल डिसाइड करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है और वो प्लानिंग दो लोगों की खराब हो जाती है। कौन दो लोगों की? एक लोग जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं और एक लोग जो दूसरा एडवाइजर रखते हैं। क्या है एडवाइजर, क्या है कंपनी? जानना चाहते कमेंट बॉक्स में लिखें कि यस सर जानना चाहते हैं कौन सा एडवाइजर, कौन सी कंपनी अपने जीवन में रखें। जो इंसान आपसे तेज आवाज में, जो आदमी आपको खराब बोलता है, कड़वा बोलता है, वो आपका एडवाइजर है, सही एडवाइजर। क्योंकि वो चाह रहा है कि ना मेरे पापा मुझे जूते दिलाने गए, मैंने जूता पहना, पापा ने कहा सही है, मैंने बोला सही है, पापा ने दुकानदार को बोला 1 नंबर बढ़ा दे दो। मैंने बोला ये क्या बात हुई, 1 नंबर बढ़ा दे दो? बोले रुक जाओ। 6 महीने के बाद जूता फिट हो रहा था। यही है एडवाइजर, सही एडवाइजर, सही मार्गदर्शक। और अगर कंपनी तो कहानी सुनते। जब हम बहुत सारे स्ट्रगल पीरियड में थे तो इंडिगो में इंटरव्यू दिए तो हमारा सिलेक्शन हो गया। 3 दिन के दिल्ली प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया गया। 3 दिन के दिल्ली प्रोग्राम के लिए मैं गया तो मैं दिल्ली स्टेशन पर उतरा। मेरे दोस्त गगनदीप सिंह मेरे साथ थे। गगन से मैंने कहा कि चले अपन लोग, बोले चलते हैं। तो मैंने जैसे ही कैब बुक करा तो कैब पर रेट दिख रहा था 500 रुपए। मैंने बोला यार 500 रुपया में जाना और 500 रुपए में आना, हमारे पास केवल 1000 रुपए। और मैंने अपने दोस्त से कहा तेरे पास? बोले मैं तो तेरे साथ आया। दोस्त हो तो ऐसे। हमने कहा यार तुम्हें पैसे लेके आना चाहिए, इतनी प्रॉब्लम है, समझते नहीं हो। इतना हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। एक अंकल आए, बोले परेशान लग रहे आप। मैंने बोला यस। बोले क्या हुआ? मैंने कहा मुझे इंडिगो जाना है। बोले जाओ। अरे मैंने बोला भाई ये तो मेरे को पता है कि जाओ, आप क्या मेरे को प्लान दे पाएंगे? उन्होंने बोला कि आपको प्रॉब्लम बतानी पड़ी, यू हैव टू शो योर प्रॉब्लम। हमने बोला कि देखो भैया 1000 रुपया हमारे पास है। बोले बस 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 समझ गया, आपके पास 1000 पास है और यहाँ से 500 रुपया कैब का भाड़ा लग रहा। मैंने बोला यस। बोले कैब से जाओ ही मत ना, आप तो 10 रुपए में पहुंच सकते। हमने कैसे? बोले सामने लिखा है दिल्ली मेट्रो हार्दिक अभिनंदन करता है। मैंने बोला 10 रुपए में दोनों? बोले दोनों पहुंच जाओगे। मैं जाने लगा, मेरे दोस्त ने मुझे रोका। बोले सुनो 11 बजे इंटरव्यू है, 9 बज चुके हैं, फालतू के चक्कर में मत पड़ो, टैक्सी से चलो, फायदे में रहोगे, यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती है। हमने कहा सुनो मैं अमिताभ बच्चन की फिल्म देखे। हम बोले क्या देखे हो? बोले जहां हम खड़े हो जाते लाइन वहीं से शुरू होती। चलो मैंने एक टिकट दिया, अंदर गया, एक टिकट उसको दिलवाया। हम लोग अंदर पहुंचे, जाके देखा तो सच में लंबी लाइन थी। इतनी लंबी लाइन थी कि 2-4 घंटे हमारा नंबर ही नहीं आता। हम भी विचार में पड़ गए कि क्या करें। अचानक से एक ट्रेन आई, मेरे कान के ऊपर एक माइक लगा हुआ था जिसमें मैडम मुस्कुरा कर बोली कि दिल्ली मेट्रो में आपका हार्दिक अभिनंदन है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, चढ़ने का रास्ता यहाँ से, जाने रास्ता यहाँ से, जो चढ़ गया चढ़ गया, जो उतर गया उतर गया। हमने बोला अच्छा। जैसे ही ट्रेन यानी मेट्रो के दरवाजे खुले, ये लाइन ना पूरी भीड़ में कन्वर्ट हो गई। जो चढ़ गया सो चढ़ गया और जो उतर गया सो उतर गया। बाकी फिर से लाइन बन गई और मेट्रो चली गई। हमने बोला आइडिया बहुत बढ़िया। हमने बैग को रब किया, तेज से टांग लिया। मैंने कहा आप चलते। मैंने दोस्त से बोला जैसा मैं करता हूं वैसा ही करना। बोले यस मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, चलते हैं। और जैसे ही ट्रेन आई, दरवाजे बाईं ओर खुले, ये लाइन पूरी भीड़ में कन्वर्ट हुई। मैं भाग के गया, भीड़ में घुस गया। जैसे ही मैं भीड़ में घुसा तो यकीन मानो मेरे पैर जमीन में नहीं हवा पे थे। पूरी भीड़ मुझे शक्तिमान की तरह ट्रेन के अंदर ले गई। और जैसे ही मैं ट्रेन के अंदर उतरा और मैं अपने आप को संभाल कर बाहर देखा तो मेरा दोस्त अंदर नहीं आ पा रहा था। जानते क्यों? क्योंकि वो अंदर आने वाली भीड़ में नहीं, वो बाहर जाने वाली भीड़ में खड़ा हो गया और मुझसे चिल्ला के कह रहा तोमर तोमर तोमर। मैंने कहा भैया तू मर अपन चले। कहने का मतलब है मैं इस कहानी को मंथन कर रहा हूं। आपके जीवन में 2 एडवाइजर, एक मेरा दोस्त जैसा, एक वो अंकल जैसे, जो अंकल आपको सही एडवाइस कर रहे हैं। आपको सही एडवाइजर को सिलेक्ट करना है। सेकंड थिंग, यू हैव टू चूज ए कंपनी जो अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, जो कंपटीशन के साथ चल रही है, कंपटीशन से बाहर कर रही है, जो आपको ग्रोथ कराने का काम कर रही है, ग्रोथ से बाहर कर रही है। आपको चेंज करना पड़ेगा अपने एडवाइजर और कंपनी को, आपको ही बदलना पड़ेगा। या तो उनके साथ रहना बंद कर दो जिनके साथ प्रोग्रेस नहीं है, या उनकी एडवाइस लेना बंद कर दो जिनकी एडवाइस काम की नहीं है। आप किससे एडवाइस लें? अपने आप से लो। आप अपने आप को गलत एडवाइस दे नहीं सकते। भली धीरे चलोगे पर मंजिल पर तो पहुंचोगे। मंजिल पर तो पहुंचना ही है, क्योंकि मंजिल पर आज नहीं तो कब पहुंचोगे। गरीबी में टूट जाता है वो रिश्ता जब खास होता है, हजारों दोस्त बनते हैं जब पैसा पास होता है। मेहनत करते रहिए, लगन से अपने आप से जुड़े रहिए। और कोई दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। चेंज करिए एडवाइजर और कंपनी को। और अगर आप बार बार परेशान हो रहे तो फिर एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। एग्जामशाला गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराती है। हम लाइफ टाइम कार्ड देते हैं जब तक बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है। अगर आप तैयारी के मूड में हैं तो पहले घर से ही तैयारी करें। जरूरत पड़ती है तो कंपनी या एडवाइजर के तौर पर हमें अपने साथ रख सकते हैं। हाँ, लाइफ टाइम का मतलब है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक के लिए तैयारी करें। इससे ज्यादा ना हमें प्रमोशन करना है और ना हम करेंगे। पर ये गवर्नमेंट वेबिनार है ना, ऐसा कोई नहीं बताता, हम बताएंगे। क्या बताएंगे? देखो बॉस,
आपको अपने क्रोम को ओपन करना है। सरकारी रिजल्ट.com मेरा वेबसाइट नहीं है, ये वेबसाइट किसी और का है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप सेंट्रल का फॉर्म भरना चाहते हैं आप सरकारी रिजल्ट.com पर जाइए, वेबसाइट खुल गई। बस आपको कोई फॉर्म घर से भर देना है, साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये रिजल्ट का, एडमिट कार्ड का, लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन आ रहा, बस यहीं से कोई भी लेटेस्ट जॉब आप उठा लो, कोई भी लेटेस्ट जॉब उठा लो, कोई भी लेटेस्ट जॉब जो आपको लगा। आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म भरना है, क्लिक किया, अप्लाई पर गए, रजिस्ट्रेशन पे गए, सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेबसाइट खुल गई। ये हमने एक वेबसाइट बता दी। फॉर्म भरना हो कभी तो यहां पर जाके फॉर्म भर देना, हमारी वेबसाइट नहीं है, ना ही हमें अपना प्रमोशन करना है। क्लियर? ये वेबसाइट थर्ड पार्टी है, हमने दूसरे की वेबसाइट आपको बताई। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए, काफी चर्चित है। आप क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद देखो यहां रजिस्ट्रेशन भरना शुरू कर दे। कहां जरूरत है किसी की, फॉर्म भर दिया आपने, हो गया फॉर्म। इसी के अगले टैब में अगर एग्जाम साला सर्च करोगे, तुरंत लोकेशन से हम सिविल 4 रास्ते के पास हमारी ब्रांच है, उदना दरवाजा के पास, सिविल 4 रास्ता उदना दरवाजा के बीच में, आना चाहे कभी भी आ सकते। तो इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी कि फॉर्म भरने के लिए कहीं नहीं जाना है, गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए चेक करना है कि कहां से चेक करें, तो यहीं से चेक कर ले। अगर बार बार इतना स्क्रॉल नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम तो स्क्रॉल करते ही होंगे ना, तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते, फेसबुक स्क्रॉल करते, तो एग्जामशाला इंडिया के नाम से हमारा इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक पे भी, यहां पर फॉलो कर ले, केवल और केवल गवर्नमेंट अपडेट पाने के लिए। और अगर एडवाइस कुछ चाहते कि नहीं सर हमें तो कुछ बड़ा करना है, हमें विजिट करना है, तो आप यहां विजिट कर सकते हैं। 3 तक गिनूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो तो ले लो, वरना मैं चला 1 2 3 आगे बढ़ते हैं। बस अब इससे ज्यादा अपना प्रमोशन नहीं। पर मेरा नाम हरेंद्र सिंह तोमर। कभी कोई एडवाइस की जरूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो, पैसा ना हो पर पढ़ना चाहते हो, लगनशील हो, मेहनत हो और कुछ करना चाहते हो, तो मेरे साथ आओ। एक लड़का जो बहुत सारी मेहनत करके भारत पर आक्रमण करता है और लूट कर कुछ घर चला जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर हार जाता है, फिर घर चला जाता है। 5 बार हारने के बाद जब वो घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उससे कहती कि सुनो स्वामी, अब बेबी बाबू सोना चलता है, पहले स्वामी चलता था। बोले सुनो स्वामी, आप बार बार हार जाते हैं तो युद्ध में क्यों जाते हैं? मोहम्मद गजनवी ने कहा कि मैं बार बार हार जाता हूं तो चुपके से मेरे कोई कान में आके कहता है कि एक बार और। जब एक बार और का प्रयास हुआ, दोबारा आया, दोबारा हार गया, फिर घर गया, पापा से मिला, पापा से बोला कि पापा मैं हार गया हूं पर मेरे कान में कोई चुपके से आके कहता है कि एक बार और। फिर आया, फिर हार गया, 15 टाइम हारने के बाद घर गया, और घर जाने के बाद अब की बार उसकी मां ने कहा कि बेटा बार बार हार जाती हो तो क्यों जाते हो? बोले मां मैं बार बार हार जाता हूं तो मुझसे कोई चुपके से कान में आके कहता है कि एक बार और एक बार और कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। और एक बार और आने के बाद 16 टाइम आने के बाद इसने फिर से प्रयास किया, हार गया, घर पहुंचा, मां से बोला कि मां जब भी मैं हार जाता हूं मेरे कान में कोई चुपके से आके कहता है। मां तलवार निकाल ली, बोले कौन तुम्हारे कान में आके कहता है? हु इज योर एडवाइजर? अभी गला काट के उसको खत्म कर दूंगी, अब जाने की जरूरत नहीं। तो उसने बोला कि मां मैं जब भी हार जाता हूं आशा की किरण और मन का विश्वास मेरे कान में चुपके से आके कहता है कि एक बार और 16 टाइम हारने के बाद भारत पर आता है और पूरे देश पर साम्राज्य करता है। यही है एक जीवन का नियम। जब आप गिर जाते हैं और उठकर कहते हैं कि एक बार और, प्रयास फिर करते हैं और कहते हैं एक बार और, तो तब आप जीते हैं। मैं ख्वाहिशों का कैदी हूं, हकीकत भी मुझे सजा देती है। मैं ख्वाहिशों का कैदी हूं, हकीकत भी मुझे सजा देती है। मोहब्बत में मजा नहीं, मुसीबतें अब मजा देती है। फिर से सुना देता हूं, मैं ख्वाहिशों का कैदी हूं, हकीकत भी मुझे सजा देती है। मोहब्बत में मजा नहीं आता, अब मुश्किलें ही अब मजा देती है। अगर आप जिंदगी में पीछे हटने के बाद एक बार और का प्रयास करते हैं, बाउंस बैक करने का प्रयास करते, तो यकीन मानो जीवन में आपका रिप्लेसमेंट है ही नहीं। आप जीवन के सबसे उम्दा बेहतरीन प्रदर्शित वाले इंसान हैं। यकीन मानिए कि 26 बार हम भी एमएनसी से बाहर हुए, हम भी फेल हुए, आज डायरेक्टर है ना। सिर्फ और सिर्फ एक कदम सफलता की ओर बढ़ाइए, अपने करियर को भविष्य में सबसे ज्यादा बढ़ाइए, सबसे आगे बढ़िए, सबके साथ रहिए, सबको खुश रहिए और याद रखिए आपसे ज्यादा विशेष इंसान कोई नहीं। जाने से पहले आखिरी स्टोरी आपके लिए। जानते हैं आप अच्छा करें या ना करें, पर आपके साथ अच्छा कब होता है? 2 चीजें। जब बुरा वक्त आता है तो हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, जब अच्छा वक्त आता है तो मदद और मेहनत दोनों करनी चाहिए। एक बार हिमाचल में एक बच्चा पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उसके पैरों में कुछ भी नहीं था, नंगे पैरों वो अपने पेपर को बांट रहा था। सुबह सुबह ठंड, गला देने वाली ठंड में एक अंकल दौड़ने गए, उन्होंने देखा कि इस बच्चे के पास जूते नहीं। अगले दिन नए जूते लाए और उसको रोड से जगाकर उसके हाथ में जूते थमा दिए। बच्चे ने हाथ में जूते लेते ही हाथ पकड़ लिया। बोले आप भगवान हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। बोले भगवान के दोस्त जरूर है आप।
बोले कैसे? बोले आप पता है मैं रात में जब सो रहा था ना तो मैं भगवान से बोला कि भगवान पेपर बांटने जाता हूँ ना, बहुत ठंड लगती, किसी से जूते दिलवा दो प्लीज, आप जूते का इंतजाम कर दो। और सुबह आप जूते लेकर आ गए। अंकल मुस्कुराए, बोले हाँ, आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। जीवन में आप बहुत ज्यादा करते हैं, पर जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो इतना आउटपुट आता है, जीवन में आप बिलीव नहीं कर सकते। आपके आस पड़ोस में कोई बंदा ऐसा रह रहा हो जिसके पास स्वेटर कपड़े ना हो और आपकी अलमीरा में 10-20 कपड़े ज्यादा पड़े हो, प्लीज दीजिए। ऐसा बच्चा कोई पढ़ाई करना चाहता हो पर पैसा ना हो, एग्जाम साला भेजिए, हम सपोर्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्पेशल थैंक्स टू चिराग सर, हमारे चावड़ा सर की सबने हमें सपोर्ट किया। स्पेशल थैंक्स टू ट्रस्टी एंड मैनेजमेंट फॉर कंडक्टिंग दिस अमेजिंग वेबिनार। और ऐसे वेबिनार हम फिर लेते रहेंगे। आज के लिए इतना। याद रखिए, आपसे बेहतरीन कोई नहीं, क्योंकि मन का विश्वास आपको सबसे बेहतर बनाता है। आपका समय सदुपयोग रहा होगा, अगर नहीं रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इंप्रूव करेंगे, क्योंकि हम काइजन पे बिलीव करते हैं। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम करेंगे। यकीन मानिए, मेरी लाइन को याद रखिए, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन का विश्वास सबसे निर्मल, सबसे अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही। दिल से सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तोमर सर। मैं आपको कैरियर काउंसलर कहूँ या एक मोटिवेशनल स्पीकर, आज के सेशन में बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरे सेशन में जीपीएससी ट्रेनिंग में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या जीपीएससी यूपीएससी पूरी डिटेल में आपने बताया। शेरो शायरी बहुत अच्छे से स्टूडेंट ने भी एंजॉय किया। तो रिक्वेस्टिंग टू मोनिक सर, स्टूडेंट के क्वेश्चंस भी आए हैं, तो मोनिक सर स्टूडेंट के बिहाफ पर क्वेश्चन रखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक्स टू हरेंद्र सिंह तोमर सर कि आपने बहुत अच्छे से सबको समझाया कि गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना बस एक लोगों के मन में डर है और कुछ नहीं है, बल्कि वो पूरी कोशिश करें तो वो क्लियर हो सकता है, 100% हो सकता है क्लियर। विक्रम भाई है जो हमारे टीवाई में स्टडी करते हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि अभी बैंकिंग में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यू आ रहे हैं और गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी कम कर रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में पब्लिक अंडरटेकिंग जो सेक्टर है उनकी वैकेंसी कम होगी या ज़्यादा होगी? क्योंकि वो टीवाई में है तो पूछना चाहते हैं कि वो बैंकिंग में जाए या फिर और कोई गवर्नमेंट का तैयारी करे। विक्रम सर को मैं जवाब देना चाहता हूं कि देखो, एक चीज समझ ले, मार्केट में इस समय बैंक कम नहीं हो रही, सिर्फ ब्रांचेस कम हो रहे। ब्रांचेस का मतलब समझना कि विजया बैंक और देना बैंक इस समय अच्छा काम नहीं कर रहे थे, तो इनको बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया गया। फाइनेंशियल इश्यूज जो है वास्तविकता में चल रहे हैं, पर वो फाइनेंशियल इश्यूज एनपीए बढ़ रहे, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट बढ़ने की वजह से बढ़ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले समय में बैंकों में वैकेंसी कम हो जाएंगी। बहुत लोग ऐसी प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इस बार कोरोना के चलते वैकेंसी नहीं आएगी, पर आपको शायद नहीं पता होगा 15,000 प्लस वैकेंसी आके चली गई, और हमारे यहां से 104 बच्चा एसबीआई में पास भी हो गया। सबसे ज्यादा सिलेक्शन गुजरात में। तो वैकेंसी कम होने वाली नहीं है, और आगे और वैकेंसी बढ़ने वाली है। भली प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन में भी एक हस्तक्षेप करेगी। वो क्या है, वो बात हमने अभी तक नहीं बताई थी, हमें पता था, कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा। आगे आने वाले सारे बड़े एग्जामिनेशन, बैंक, एसएससी, रेलवे और इंश्योरेंस, ये सेक्टर के जितने एग्जाम आएंगे, आगे जाके इनमें से सारे एग्जाम एक एग्जाम के थ्रू होंगे, जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, सितंबर 2021 से सेंट्रल के वनडे एग्जामिनेशन में सीईटी का प्रावधान ला दी है, और एक एग्जाम होगा इन सारे सेक्टर के लिए। मतलब अगर आप आज से बैंकिंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप तैयारी करेंगे गवर्नमेंट जॉब की, किसकी? सीईटी की। इसीलिए वैकेंसी बिल्कुल कम होने वाली नहीं है, फायदा और बढ़ गया है। सीईटी अगर आप देते हैं और पास हो जाते हैं तो इसका रिजल्ट 3 साल तक वैलिड रहता है। जबकि किसी के भी प्री एग्जामिनेशन, मान लो आपने एसबीआई का पीओ का प्री दिया था,
सिलेबस सेम पढ़ा था, पास हो गए, मेंस दिया, फेल हो गए, फिर से प्री देना पड़ेगा। पर ये प्री वाला कॉन्सेप्ट हटा देगा सीईटी। इसका रिजल्ट 3 साल तक वैलिड रहेगा और 3 साल में अगर आप एक बार भी एग्जाम क्वालिफाई, मतलब एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर गए तो 3 साल में सीधा मेंस देना है। थोड़ा सा 1 मिनट डिटेल में जान लेते हैं। देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आईबीपीएस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं। इनका प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिर प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, प्री होगा, मेंस होगा। मान लो कलर की वैकेंसी है, सबके प्री दोगे ना, इंडिविजुअल सबके दोगे, फिर मेंस में जाओगे भाई, फिर इंटरव्यू में जाओगे, किसी कारण बस इंटरव्यू मिस हो गया, बीमार पड़ गए, फेल हो गए, फिर से प्री दोगे। क्या ये प्री पास करके इसका मेंस दे सकते? तो नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये सारे प्री रिप्लेस करके एक एग्जाम कराने वाली है जिसका नाम है सीईटी, और वो सीईटी पास कर लोगे तो फिर प्री देने का झंझट खत्म, सीधा मेंस दे पाओगे 3 साल तक। इसीलिए सेंट्रल की एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए केवल सीईटी की तैयारी करनी है, ना कि बैंक, ना कि एसएससी, ना कि रेलवे, ना कि इंश्योरेंस। और उन सारे एग्जामिनेशन में केवल मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश आएगा। यही जान लेना जरूरी, करेक्ट इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। तो क्लियर हो गया होगा। आगे दूसरा एक सवाल है हमारे यूट्यूबर की ओर से, जो हमारा ऑनलाइन यूट्यूब पे भी सीधा लाइव है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए क्लासेस लेना कंपलसरी है या फिर बच्चे अपने आप से खुद अपने सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं अपने हैंड से? जी, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और साथ ही में एक और जोड़ देता हूँ, खुद से तैयारी करें जी, इजी लैंग्वेज और जो मतलब इजी वे में जो हमें डिफाइन करे, वो रेफरेंस बुक कौन सी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो इन्होंने पूछा है, उनके लिए धन्यवाद। मैं 2 क्वेश्चन को एक में ही कन्वर्ट कर देता हूं। पहली चीज एक जान लेना जरूरी है कि हर एक बिल्डिंग का एक फाउंडेशन होता है, मतलब नीचे का बैकग्राउंड होता है जिसको नींव कहते हैं। ये नींव आप खुद भी रख सकते हैं। मैंने पहले ही रिपीट कर दिया था, किसी भी इंस्टीट्यूट एकेडमी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। हम ज्वाइन किस लिए करते हैं? ताकि जो टास्क हमारा 2 साल में कंप्लीट हो रहा है उसको हम 6 महीने में कर सकें। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइन इंस्टीट्यूट। विदाउट इंस्टीट्यूट भी कर सकते हैं। अब किसी ने पूछा कि हमें सर क्या एकेडमी के साथ साथ बुक्स वगैरह इन सब पे काम करना जरूरी है? एकदम ध्यान से समझ लें। देखो, बेसिक की बुक है, मैथ्स की बुक के लिए राकेश यादव की मैथ की बुक आती है। आप मार्केट में लकी बुक स्टोर, ऐसी बड़ी बड़ी बुक स्टोर है, किसी का प्रचार नहीं है, नाम आ गया, तो ऐसी कहीं भी किसी भी बुक स्टोर से आप परचेस कर सकते हैं। रीजनिंग की बुक के लिए अरिहंत की उठा लें। यहां पर आप राकेश यादव के साथ आरएस अग्रवाल की बुक भी ले सकते हैं। इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं तो ये नीतू मैडम की बुक आती है, नीतू सिंह की बुक, बस इसको कर ले, खत्म। या फिर अरहंत पब्लिकेशन की भी उठा सकते हैं। करंट अफेयर के लिए कुछ मत करें, हमारे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लें, वहां से डेली के 10 करंट अफेयर के वीडियो मिल जाएंगे, 10 करंट अफेयर के एमसीक्यू मिल जाएंगे, उन एमसीक्यू को पढ़ते रहे। ये बुक हो गई। इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं करना है। जब हम बेसिक अच्छा कर ले तब हम एडवांस की तरफ जाए। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का बेनिफिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बताते हैं। बेनिफिट ये है कि फैकल्टी जो पढ़ाता है वो एग्जाम में आता है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं जहां पर इंडिविजुअलिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता, फिर आपको टाइम खराब होता है। जैसे दिल्ली जाके बच्चे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, काम खराब होता है। यूपी में जौनपुर जिला में एक ऐसा गांव है जहां से हर बंदा आईएएस ऑफिसर है और किसी ने भी ट्यूशन क्लास नहीं की, बस फाउंडेशन पर काम किया। और आप फाउंडेशन पर काम करेंगे तो बिल्कुल ज्वाइन कर पाएंगे। बात हो गई यहां पर खत्म। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए बुक मैंने नाम बता दी है, और साथ में 2-2 बुक के नाम बताए हैं, और साथ में आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी घर से कर सकते हैं। केवल 2 घंटे दीजिए, इन्हीं को प्रैक्टिस फॉर्म में सॉल्व करिए, और कोई डाउट आता है तो हमें एडवाइजर के तौर पे याद और एक पूजा का सवाल है, और एक अटेंडीज का भी सवाल है, तो और 2 सवाल में मैं मर्ज करके आपको बोलता हूं कि एक स्टूडेंट का सवाल है कि हम लंबे समय के लिए याद कैसे रखें, और दूसरे स्टूडेंट का सवाल था पूजा का कि अभी गवर्नमेंट की एग्जाम एक्सटेंड बहुत होती है, डेट बहुत एक्सटेंड होती है, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब पढ़ा है, हमको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो प्रिपेयर कैसे करें और लंबे समय के लिए अपना माइंडसेट कैसे तैयार करें, याद कैसे रखें लंबे समय के लिए? तो यहां क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत आसान भी है। पूछा गया है कि सर लंबे समय तक याद कैसे रखें। पहले तो समझे ब्रेन प्रोसेस क्या है। अगर आप ब्रेन प्रोसेस को समझ जाएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपके दिमाग में हर दिन 1000 न्यूरॉन जनरेट होते हैं। एक न्यूरॉन 32 जीबी का बराबर होता है और 32,000 जीबी डेटा हर दिन दिमाग में रख सकते हैं।
पर इस दिमाग की मेमोरी को एक्सपांड कैसे करें। पहले तो ये चीज है, जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करोगे ना चीजों को, तब तक चीजें बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं रहेगी। एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते से गुजरते हैं और अगर आपका ध्यान पूरा रास्ते पर होता है तो यकीन मानो दूसरी बार आपको रास्ता याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान आता है मेडिटेशन। अगर आप 10 से 15 मिनट सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं और 10 से 15 मिनट अगर अपने आप में आंखें बंद करके खुद का मनन करते, ध्यान करते, मेडिटेट करते हैं तो आपकी ब्रेन पावर बढ़ जाती है और इसी से लंबे समय तक आप चीजों को याद रख सकते हैं और ज्यादा चीजों को याद रख सकते। दूसरा क्वेश्चन, सर हमें एग्जाम इतने सारे होते, कंफ्यूज हो जाते। कंफ्यूज आप खुद होते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? आप इंडिविजुअल के लिए टारगेट करिए। आपके दिमाग में यूपीएससी है तो फिर जीपीएससी का फॉर्म भरना ही नहीं है ना। अगर जीपीएससी है तो फिर यूपीएससी नहीं भरना है। अब बच्चे क्या करते हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं और एसएमसी का फॉर्म आया डाल दिए, यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरी बात, एग्जाम पोस्टपोन किसके हो रहे हैं सबसे ज्यादा, बता देते हैं। बैंकिंग का एग्जाम सर एक दिन भी पोस्टपोन नहीं होता है, कोविड के पहले कभी पोस्टपोन नहीं हुआ। इतनी खतरनाक सर्विस है। जिसके एग्जाम टीसीएस कराती है वो एग्जाम टाइमली होते हैं और साथ में उनका रिजल्ट भी टाइम पर आता है। पहले एसएससी के एग्जाम बड़े पोस्टपोन्ड होते थे, पर अब टीसीएस ने ले लिया इसका कोटा तो अब पोस्टपोन नहीं होंगे। अब आप बात करेंगे सर कि मैंने तो एनटीपीसी का फॉर्म भरा था। एनटीपीसी का जब आपने फॉर्म भरा था तो उसके लिए कोई तो एग्जाम कराता, उसके लिए एक प्राइवेट वेंडर ढूंढा गया, उसके लिए समय लगा, गवर्नमेंट ने इसीलिए टाइम टेकन हो गया। दूसरी बात कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। मैंने पहले ही बोला, अगर आप 6 महीने पहले से तैयारी करेंगे तो एक साल में जितने एग्जाम आ रहा है वो सब आपके आगे पीछे हो चाहे आगे ऊपर नीचे, उससे कोई दिक्कत ही नहीं। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले ही आप अपना पूरा बेस फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं। बस जिसका फॉर्म भरा है उसी के लिए पढ़ना है, दूसरे की डेट नहीं देखनी। वो डेट आगे भी बढ़ जाती है तो फायदा है, जल्दी भी हो जाती है तो फायदा, क्योंकि आप पहले से तैयारी कर चुके हो। दूसरा एक क्वेश्चन है कि जो एप्लीकेशन होते हैं ये गौण सेवा पसंद के नहीं, पर और भी कहीं जो होते हैं जो वैकेंसी, वहाँ पे फर्जी फॉर्म फिलअप करवा जाते हैं और फीस ली जाती है, तो वो हम असली फॉर्म हो नकली फॉर्म हो कैसे वेरीफाई करें? जस्ट अ मिनट, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, जस्ट अ मिनट। जी सर, एक बार और रिपीट कर देंगे सर? जी, अभी सेवा पसंद की जैसी वेबसाइट पे नहीं, कहीं एप्लीकेशन मतलब माध्यम से भी आती है, दूसरे माध्यम से, तो लोग अक्सर फॉर्म भर देते हैं और फीस भी भर देते हैं। तो वो हम लोग नकली और असली में फर्क कैसे करें, वेरीफाई कैसे करें कि ये फॉर्म असली है कि नकली है? नहीं, देखो मैं आपको इस बारे में एकदम ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूं। देखो बॉस, इस बात को जान लेना बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म किसी थर्ड पार्टी के थ्रू फिल नहीं होता है। अगर आपको एक कॉल आता है और कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं इस मीडिएटर के थ्रू या फिर आपका एक फॉर्म भरा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो मीडिएटर है, इट्स अ मीडिएटर, इट्स कांट प्रोवाइड अ गवर्नमेंट जॉब। तो जो एप्लीकेशन है हमेशा वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके भरना है। जैसे आजकल मार्केट में बहुत आता है कि अगर आपने naukri.com पर अप्लाई किया है तो आपके लिए फोन आएगा कि मैं एक्सिस बैंक से, हाँ कांग्रेचुलेशन, योर रिज्यूम हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द एक्सिस बैंक, और आप अब अपने इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। कहां पर? मैं नाम भी बता दे रहा हूं, 21 सेंचुरी सूरत में एक ऐसा बिल्डिंग है, वहां पर बुलाते हैं बच्चों को बुलाएंगे, इंटरव्यू कराएंगे, फॉर्मल इंटरव्यू होगा, उसके बाद कुछ पैसे मांगेंगे, उनका ज्वाइनिंग करा देंगे। जो ज्वाइनिंग कराएंगे वो सेल्स की जॉब होगी। इसीलिए मैं सबसे कहूंगा कि ऐसे चक्कर में मत पड़े। जब भी कोई फॉर्म भरे, फॉर्म भरते समय याद रखें कि वेबसाइट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। सेकेंड फॉर्म, फर्जी फॉर्म फिलिंग में अब पहले ऐसा होता होगा, अब नहीं होता है। अब आधार कार्ड के थ्रू सारी चीजें लिंकअप है, आपका थंब इंप्रेशन भी जाता है। आप एग्जाम देने जाते हैं तो थंब वेरीफाई भी करते हैं कि आप फर्जी आदमी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप ऋतु नहीं है, आप रीनल है और ऋतु का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। थंब इंप्रेशन भी अगर मिसमैच करता है सेम बंदे का तो उसको अपीयर नहीं होने देते हैं। ये बात आप जान लीजिए। और मीडिएटर के थ्रू कभी भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आती, आप उसकी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। मैंने सरकाररिजल्ट.com बताया, उस पर क्लिक करने के बाद अगर पर्टिकुलर वेबसाइट पर जंप होता है तो ही गवर्नमेंट है। एप्लीकेशन कोई फर्जी नहीं भर सकता है, उसके लिए थंब और वो सारी चीजें लगती हैं, और भर भी देगा तो एग्जाम नहीं दे पाएगा, ये ध्यान रखिए। जी, अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं
उसमें तो फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन जो अभी भी ऑन रिटर्न पेपर वर्क, मतलब पेपर पे जो एग्जाम ली जाती है उसमें बहुत फ्रॉड होता है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि बिन सचिवालय में ऐसा फ्रॉड हुआ है और उनका यस यस सॉल्यूशन यस बहुत लेट आता है। जी। तो इस ये प्रॉब्लम है और इसके लिए हम लोग राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को भी जागरूक कर रहे हैं। इसमें हाँ, ये जेन्युइन बात है जो आपने मुझसे कही है। जितने भी ऑन पेपर एग्जाम होते हैं, यूपीएससी भी हालांकि होता है पर उसमें ऐसा नहीं होता है। हाँ, छोटे क्लेरिकल के जो फॉर्म होते हैं उनमें ये चापलूसी हो जाती है। क्या हो जाती है कि जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो वो एग्जाम सेंटर किसका होता है? किसी ना किसी स्कूल वाले का होता है, कोचिंग क्लासेस वाले का होता है। तो वो कोचिंग क्लास वाला अपनी तरफ से बच्चों को एड ऑन कराता है, गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं होता। ये प्रॉब्लम हालांकि आती है। तो जब तक ये प्रॉब्लम खैर अगले 2 साल में सॉल्व हो जाएगी, सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको वरीड ना होना। जब तक सिक्योर फॉर्म जैसे जो ऑफलाइन मोड की जगह ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मुझे पता है कि बिन सचिवालय के मेरे अभी तो 350-400 बच्चे हैं जो अपीयर हुए हैं और अभी तक उस पर थोड़ा सा व्यवधान है। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया था, मेल भी किया था और हम लोग वहां पर गए भी थे गांधीनगर। वो सारी चीजें फिर भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। हाँ, थोड़े चांसेस है, आई डू अग्री विथ यू। एक बच्चे का और एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप गवर्नमेंट पर बहुत फोकस कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट, हम लोग गवर्नमेंट पे फोकस कर रहे हैं और गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पे फोकस कर रही है। अभी रिसेंटली केस बना कि बीएसएनएल है, एलआईसी, सब प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आप बच्चों को क्या मतलब कहना चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट पे फोकस करे कि नहीं एग्जाम पे? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो यह जान लें कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है। गवर्नमेंट कुछ अपने शेयर प्राइवेट कंपनी को बेच रहे, 100% नहीं बेच रहे। गवर्नमेंट हमेशा अपना इन्वॉल्वमेंट रहेगी, इन्वॉल्वमेंट रखेगी भी। मान लीजिए एलआईसी है तो उसमें अभी गवर्नमेंट का शेयर है 80%, तो उसने क्या किया 30% टीसीएस को बेच दिया। मतलब तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट का शेयर कम हो गया, नहीं, गवर्नमेंट का शेयर कम हुआ है पर पावर तो गवर्नमेंट के पास है। अब मैं आपको फोकस करा रहा हूं गवर्नमेंट जॉब पे, पता चला वो प्राइवेटाइजेशन में। नहीं सर, यही तो गलत। देना बैंक, विजया बैंक मिलने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में एक भी सिंगल एम्प्लॉय को नहीं निकाला गया। इसीलिए अगर वो प्राइवेटाइजेशन में भी कन्वर्ट हो गया, पूरा भी हो गया 100%, तब भी आप सिक्योर रहें, क्योंकि गवर्नमेंट पेंशन जानते हैं कब से चल रही है। और जो बंदे पीएफ का पैसा कटता है ना, उनको पेंशन मिलेगी, चाहे प्राइवेटाइजेशन आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। जैसे अभी डीजीवीसीएल की वैकेंसी है, एमजीवीसीएल की वैकेंसी आ रही है। अब ये सुनना है कि प्राइवेटाइजेशन होगा, प्राइवेटाइजेशन भी होगा, फिर भी ये अधिकारी सेम पोजीशन पे रहेंगे, सेम पावर उनके पास रहेगी। और यही मैंने पहले बताया था कि भैया जो सीईटी आने वाला है, ये जो सीईटी का हमने अभी डिस्कशन किया था आपके सामने, मैं फिर लिख देता हूं। ये सीईटी का जो 3 साल का रिजल्ट रहेगा ना, ये जितनी गवर्नमेंट से प्राइवेट शाखाएं अगर होती हैं, पहले पूरा 100% होगा नहीं, और अगर होती है तो उसमें भी ये रिजल्ट काम में लगेगा। इस रिजल्ट के बिहाफ पे आपको जल्दी नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अगर इस समय कह सकते हैं बहुत से लोगों कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट है, जिनके एग्जाम देने जाते हैं, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनमें एग्जाम होता है और वो एग्जाम आप क्रैक करते हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। पर यहाँ पर ये सीईटी आपको रिजल्ट में वहां पर हेल्प करेगा। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट पे हम फोकस इसीलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि जब आज से 20 साल तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला, अभी प्रस्ताव आता है गवर्नमेंट जब जैसे अभी एक एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो क्या अभी अप्लाई हो जाएगी? नहीं होगी सर, 5-10 साल लग जाएंगे। 10-20 साल के बाद आप कहां होंगे? दूसरी बात, गवर्नमेंट का क्यों टारगेट है कि प्राइवेटाइजेशन करें? देखो, जब आप बैंक में स्केल 1 पे होते हैं ना, इसको बोलते हैं मैनेजर, फिर आप पहुंच जाते हैं स्केल 2 पर, फिर हो जाते हैं स्केल 3 पर। ऐसे जब आप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं ना, तब आप गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट में चले जाते। क्यों चले जाते प्राइवेट में? क्योंकि यहां पर आपको मान लीजिए कि 2 लाख रुपया पर महीने मिलता है, तो 24 लाख का पैकेज मिल रहा गवर्नमेंट में। पर अगर आप एचडीएफसी जैसी बैंक में जाते हैं तो आपका 50 लाख का पैकेज होता है। इसको रिस्क मैनेजर कहते हैं। ये रिस्क मैनेजर की पोस्ट आगे गवर्नमेंट भी निकालने वाली केबी कामनाथ की एक कमेटी बनी है, जिसके रिकमेंडेशन पे केबी कामनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन पे अब हर एक बैंक में रिस्क मैनेजर की जॉब होगी, जिसका पैकेज 30 से 40 लाख होगा। जो बंदे गवर्नमेंट छोड़कर प्राइवेट में जा रहे हैं इसी वजह से गवर्नमेंट लॉस में आ रही, तो वो प्राइवेटाइजेशन ना हो, ज्यादा लोग वहां ना जाए, रिस्क मैनेजर की पोस्ट निकाल रही है गवर्नमेंट। और कुछ क्वेश्चन है जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अभी हाल में बैंक आउटसोर्स कर रहे हैं, मतलब अब ग्राहक केंद्र डाल रही है और कुछ पोस्ट ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉबें आ रही है पोस्ट ऑफिस में।
तो बच्चे उनमें अप्लाई करें कि फिर यही मेन एग्जाम की तैयारी करें? पहले दो चीजें जान लें। पहली चीज है, जो बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दो जॉब निकालती है। एक निकालती है ऑफिसर की, एक निकालती है क्लेरिकल की, और एक निकालती है अप्रेंटिस की। अप्रेंटिस नोन एज सेल्स। ये जो सेल्स वाले बंदे हैं ना, एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे जाते हैं, इन्हें प्राइवेट कहते हैं। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए अप्लाई करेंगे तब भी एग्जाम देना है, गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपको एग्जाम देना। गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती है? आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि मॉल में क्रेडिट कार्ड बेचने का काम करते हैं, एसबीआई का रिबन पहनकर। आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी करते हैं और आपको हो सकता है आपकी सिविल स्कोर अच्छा है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता। आप सोचते हैं यार ये देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ना ना प्राइवेट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय को 50,000 रुपये पर मंथ दे रही है, तो उससे 15,000 का काम क्यों कराएगी? उसके लिए अलग से जॉब हायर करते। तो वॉल्यूम बड़ा है, हमारे मार्केट का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। इस बड़े वॉल्यूम को कवर कैसे करेंगे? तो ज्यादा एम्प्लॉय हायर करेंगे गवर्नमेंट, तो ज्यादा रेवेन्यू जाएगा, ज्यादा रेवेन्यू जाएगा तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। इसीलिए एक ऑफिस बनाया, उसमें मैनेजर क्लर्क रखे और बाकी सेल्स के बंदे हायर कर दी। ये प्राइवेट की जॉब है। तो अभी इसके लिए मत जाए, इसके लिए जाए। एसएमसी में अभी अप्रेंटिस की जॉब आती, इसके लिए मत जाए, अभी इसके लिए जाए। पढ़ना इसके लिए भी है, पढ़ना इसके लिए भी। प्लीज इसके लिए पढ़ाई करें, इसके लिए पढ़ाई मत करें। ये तो बाद में 30 साल के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं अप्रेंटिस सेल्स की जॉब, मीडिएटर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन थे।